CA, CF या ACCA करने के बाद सैलरी कितनी हो सकती है? So that is $1,80,000. $1,80,000? इतना ज्यादा? सीए छोड़ रहा हूँ ACCA कर रहा हूँ। मैंने देखा था केस जिन्होंने 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद दुबई शिफ्ट किया था. सो ही वाज गेटिंग अराउंड 20,000 dirhams. 50 LPA आप मान सकते हो. Assume you are applying for the scholarship. I want you to like just tell me the 300 words का answer. ये तो पढ़ा ही नहीं था. इसकी चिट मेरे पास है. I'm writing to express my interest in CFA Level 1 scholarship. Emerging from a humble and rural background. तुम तीनों का फेवरेट टॉपिक एक लो एंड एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करो. जैसे मेरी वाइफ है ना, बड़ा शॉपिंग वगैरह करती है, तो उसका एक फेवरेट काम है. तो रोज मिंत्रा पे जाएगी, कुछ ड्रेसेस देखेगी, वहां देख के कुछ नहीं होगी, ऑर्डर कर लेगी. अब मिंत्रा तुमको देता है 30 डे रिटर्न पॉलिसी. मिंत्रा ने सेल कब किया? मान लो 1 अगस्त को सेल किया, 30 अगस्त तक शी कैन रिटर्न. मिंत्रा सेल्स कब बुक करे? इंडेक्स बोलता है भाई तुम धंधा आज कर रहे हो क्या? ये कस्टमर को जानते नहीं होगा तुम, तो तुम प्रोबेबिलिटी देखो, पास्ट एक्सपीरियंस देखो इस कस्टमर का. तो मान लो एवरेज है कि वो 10 में से 2 प्रोडक्ट रिटर्न करता है, 8 तो रख ही लेता है. तो 8 का रेवेन्यू आज बुक कर लो, वो 2 का तुम 30 दिन के बाद बुक. आपके जो रेलेवेंट कोर्सेज है, who according to you is the right fit or right person for doing those courses? इतना हम्बल बन रहा है ये आदमी, मैं बता दूं. सीए ऑल इंडिया रैंकर, CFA पहली बार में क्लियर किया, 90 परसेंटाइल के ऊपर ही आया होगा तेरे को. ACCA तेरी वर्ल्ड रैंक कौन सी? 3 वर्ल्ड रैंक 3. इफ यू वर टू टेल अ स्टूडेंट, मतलब तेरा छोटा भाई हूं मैं, कुशल भैया मैं कौन सा कोर्स करूं? सजेस्ट करो मुझे. मैं एडवाइस करूंगा वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे. मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल. तो अभी CA, CF, ACCA अपने पास 3 एक्सपर्ट्स है और CA में आकाश है, CFA में अर्जुन है, ACCA में विशाल आप हो. तो इसको अभी मेरे को एकदम अच्छे से डिसाइड करना है स्टूडेंट्स के लिए कि कौन सा कोर्स किसके लिए रेलेवेंट है, और ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनको पूरी डिटेल्स समझ आनी चाहिए हर एक कोर्सेज की, राइट फ्रॉम द प्रोज एज वेल एज कॉन्स ऑफ डूइंग ऑल दीज कोर्सेज. एंड आई वांट यू गाइस टू बी एज ऑथेंटिक एंड ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल कि अगर नहीं ये बच्चा है इसको नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपने ACCA कब चालू किया था? बैक इन 2021. सो इसके पीछे एक स्टोरी बताता हूँ. सो जब मैंने टीचिंग के लिए स्टार्ट किया था ना, तो मैंने लगा कि हाँ ठीक है, ACCA से स्टार्ट करना है टीचिंग. बट अब ACCA का करिकुलम जो है CA से, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है. क्योंकि देखो कंटेंट वाइज CA और ACCA माइट बी द सेम, बट जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है. तो मुझे लगा अगर एक्चुअली पढ़ाना है तो पहले बच्चों के पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है. तो बोला ठीक है अब स्टार्ट करते हैं ACCA के बारे में. तो रिसर्च किया तो लगा अगर क्वालिफाइड CA हूँ तो 9 एग्जाम्प्टेड 4 पेपर ही देने पड़ेंगे. लेकिन अब मुझे पढ़ाना था FR और SBR दोनों. FR मुझे एग्जाम था तो मैंने वो एग्जामेशन अवेल नहीं की एंड मैंने उसका भी एग्जाम दिया. तो इससे मेरा ACCA का जर्नी स्टार्ट हुआ. और इसमें आपका वर्ल्ड रैंक, इंडिया रैंक आया हुआ है? यस. तो इसमें मुझे AIR 2 था एंड वर्ल्ड रैंक 7 था. कौन से पेपर में? FR. ये FR SBR अलग अलग पेपर है? FR इज अ स्किल लेवल पेपर और SBR इज अ प्रोफेशनल लेवल पेपर. ओके. और FR आपका एग्जाम था बट आपने फिर भी दिया? एग्जैक्टली. क्योंकि आपको वर्ल्ड रैंक लानी थी उसमें. नॉट एग्जैक्टली वर्ल्ड रैंक, बट क्या होता है टीचर के पर्सपेक्टिव से जब आप बच्चों के स्ट्रगल को समझोगे नहीं तो आप उसको वैल्यू डिलीवर कर नहीं पाओगे. तो उसको समझने के लिए कि बच्चा एग्जैक्टली उस पेपर में क्या स्ट्रगल फेस कर सकता है, मैं वो स्टूडेंट खुद बनना चाह रहा था पहले. राइट. बन के वो पर्सपेक्टिव समझा फिर पढ़ाना चाह रहा था. मैंने ना ऐसे भी सुना है कि बहुत सारे टीचर्स जो है ना, अलग अलग लाइक कैट कोचिंग, UPSC के कोचिंग, इवन CA में बहुत सारे टीचर्स ये जो मॉक टेस्ट भी होते हैं ना ICAI के, वो देते थे जस्ट टू चेक कि उनको कितना आ रहा है एंड वेदर दे आर एबल टू सॉल्व दैट एंटायर पेपर इन अ स्पैन ऑफ 3 आवर्स और नॉट. तो काफी सारे लोग जो एक कैट के प्रोफेसर है जो हमेशा हर साल कैट की एग्जाम देते जस्ट टू एंश्योर कि मतलब वो एकदम बराबर से पढ़ाई हो रही है ना, बराबर से स्कोर कर पाना कि नहीं. तो ऐसा कभी तूने भी? इनिशियल मैं करता था ऐसा. जब मैंने टीचिंग शुरू की थी ना, तो जब पेपर फर्स्ट मान लो मई को है, तो जैसे ही 5 बजे पेपर आउट होता था मैं बैठता था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू रियलाइज कि यार पेपर लेंदी तो है. मतलब हमारे लिए बोलना बड़ा आसान है कि इजी था, बुक से आया, बट इट यूज्ड टू बी लेंदी. तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार 10 मार्क का अगर मेरा होता तो मेरा भी छूट जाता. लकीली CA फाइनल में मेरा छूटा नहीं था, बट हाँ ट्राई तो मैंने भी किया हुआ है वैसे. राइट. इससे मतलब आई थिंक वही काफी सारे लोग प्रैक्टिस वगैरह हो जाती थी. हाँ, अब टाइम नहीं मिलता लेकिन अब नहीं करता. और CFA में लाइक कब अर्जुन तूने कब CFA क्लियर किया? Year I did CFA 2024. Last year I did my 3rd level.
Got it. So I started my CFA in 2022. Gave my level 1 August 2022. फिर May 2023 gave my level 2. फिर Feb 2024 gave my level 3. And got my charter अभी 2025 में January. तो हर साल एक milestone. तो इसमें चार्टर को कैसा होता है ना, 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगता है, राइट? No, so charter का क्या होता है that you have to clear all levels. So आपके सारे levels clear हो गए. उसके बाद you have to have 4,000 hours of relevant work experience in a minimum of 3 years. तो अगर आपने 3 साल काम कर लिया है and 4,000 घंटे उसमें काम कर लिया, then you get a charter. तो मेरा क्या सीन था, मेरा तो आर्टिकलशिप चल रही थी. My articleship actually ended in April this year. तो आर्टिकलशिप 3 साल की. बट उससे पहले मैंने इंटर्नशिप की थी KPMG में फॉर 4 years. तो मेरा अबाउट आई थिंक 3rd January 3 years back I started interning at KPMG before my articleship. तो वो 4 महीने एंड बाकी का पोर्शन ऑफ आर्टिकलशिप इट गेट्स काउंटेड इन द वर्क एक्सपीरियंस. आपका वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरीली फुल टाइम, पार्ट टाइम भी चलेगा, अनपेड भी चलेगा, जरूरी नहीं है पेड हो. एज लॉन्ग एज आप उसमें प्रूव कर लो कि आपने कुछ भी फाइनेंस का काम किया है, दैट गेट्स काउंटेड. वो आप दिखा दो तो आपको चार्टर मिल जाएगा आफ्टर अ थर्ड. तो तू बोल रहा है कि आर्टिकलशिप का भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट बिल्कुल, होता है, बिल्कुल. बट दैट हैज टू बी इन फाइनेंस. हाँ, मतलब यू एंड वो भी फाइनेंस में. सी आई टेल यू, आई डिड 2 years in M&A टैक्स, आई डिड 1 year in कंसल्टिंग. अब बट वो M&A टैक्स में मैंने किया टैक्स का काम, बट डील्स हो रही थी, डील्स में फाइनेंस इन्वॉल्व था, तो उसका टैक्स इम्पैक्ट आपका फाइनेंशियल्स में तो आएगा ना. सिंपल सी बात है. अगर मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, कंसल्टिंग में मैं स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग कर रहा हूँ, बट मैं काम किसके साथ कर रहा हूँ, बैंक्स में कर रहा हूँ. मैं क्या स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग कर सकता हूँ विदाउट नोइंग द फाइनेंसेस? आई कांट डू दैट. तो ऑल ऑफ दैट गेट्स काउंटेड इन फाइनेंस. सो इट इज नॉट कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही काम करना है. आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप ऑडिट में भी काम कर रहे हो, क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट्स में कवर हो जाते हो. तो यू जस्ट हैव टू प्रूव कि आपने फाइनेंस में किसी वे में फाइनेंस में कंट्रीब्यूट किया, आपका चल जाएगा. तो अगर सपोज एक FP&A रोल है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, हाँ, या तो लेट्स से एक ड्यू डिलिजेंस वाला रोल है, हाँ, या फॉरेंसिक ऑडिटिंग वाला रोल है, हाँ. ये सारे फाइनेंस में आएंगे. हर जगह आ जाएगा. यार, मैं आपको तो बताऊं, सही है. अगर आपने टैक्स में भी किया हुआ है ना आर्टिकलशिप, आपका वो भी काउंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि CFA में एक चैप्टर में एक टॉपिक टैक्स पे है. तो आप बोल दो कि आपने उस पे स्पेशलाइज किया एंड उसका इम्पैक्ट आपकी बैलेंस शीट पे आया बिकॉज टैक्स का प्रोविजन है, तो वो आपका अकाउंट से लिंक हो गया. तो आपने प्योर प्ले टैक्स में भी अगर काम किया है, आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा. भाई ये सही है, तुम तो आर्टिकलशिप कर रहे हो, स्टाइपेंड मिली है, पैसे मिले, फाइनेंस इन्वॉल्व है, खत्म. भाई फाइनेंस इन्वॉल्व है, तुम ट्रैवल कर रहे हो, कन्विंस पैसे भरे, फाइनेंस इन्वॉल्व है, भाई सब काउंट हो रहा है. 4,000 आवर्स तो एक साल में हो जाए आर्टिकल का. तो हाँ, हाँ, वो 12-12 घंटा वो तो- बेचारा काम कर रहे हैं. कोई भी बंदा जो CA कर रहा है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 4,000 आवर्स वाली कंडीशन वैसे ही रेलेवेंट है. हाँ. 3 साल आपको करना है, उसमें 3 साल में वैसे ही आपने 10,000 घंटे काम कर लिए होंगे, भाई तो वो तो फर्क ही नहीं पड़ता. यू जस्ट हैव टू डू 3 years. उसमें यू ऑब्वियसली हैव टू गिव एन एलोकेशन कैसे 4,000 घंटे हुए, बट प्रैक्टिकली एंड इवन लॉजिकली मतलब वो आराम से हो जाता है, कोई नो बिग डील. 4,000 घंटे इज फाइन. गॉट इट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एक बात बता, तेरे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है वैसे? गुड क्वेश्चन. सुबह सुबह जब जल्दी उठता हूँ ना फ्लाइट के लिए, अंदर अंदर से निकलती है एनर्जी मेरे. आज कितने बजे की फ्लाइट लेके आया? यार मेरी सुबह 5:45 बजे की फ्लाइट थी. कितने बजे उठा है तू आज? 2:30 बजे. 2:30 बजे उठा है? अच्छा, दिख के आ तो रहा ना है अभी वैसे यार. मेरी शाम की एनर्जी दिख भी रहा है. निकलती है मेरे अंदर मतलब से. यार इतना कम सो के भी अगर इतनी एनर्जी है, True, true तो जगने के बाद कितनी कितना ज्यादा एनर्जी होगी यार. हाँ, मतलब इतनी एनर्जी काम आएगी इसको बाद में. तू समझा? तू नहीं समझा. तो समझने वाले समझ गए सब. आपके जो रेलेवेंट कोर्सेज है, who according to you is the right fit or right person for doing those courses? ठीक है, तो पहले मैं CA का बात कर लेता हूँ. अगर यू आर हार्ड वर्किंग, मतलब कंटेंट तो छोड़ दो, ठीक है. जैसे मैंने CFA भी कर रखा है 2 लेवल, ACCA का डिप्लोमा कर रखा है, और ACCA जैसे विशाल सर ने कर रखा है, मेरे काफी फ्रेंड्स ने कर रखा है, आपने भी कर रखा है, आप पे भी आएंगे, ठीक है. तो व्हाट आई हैव सीन इज CA डिमांड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. तो अगर आप वो सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर मेहनत करने को रेडी हो, देन यू कैन लुक एट दिस कोर्स. अब इस कोर्स का फायदा ये होता है बेसिकली कि देखो 12th के बाद इमीडिएटली आपका एक तरीके से करियर शुरू हो जाता है, बिकॉज 12th के बाद यू विल गिव फाउंडेशन. ठीक है, फाउंडेशन का क्लियर करोगे, 1 साल के बाद तुम्हारा CA इंटर आएगा, फिर 2 साल की तुम्हारी इंटर्नशिप है, तो तुम इंटर्नशिप भी कर रहे हो, वो इंटर्नशिप के दौरान तुम अपने CA फाइनल की पढ़ाई भी कर रहे हो, एंड देन आफ्टर इंटर 3 साल के बाद तुम्हारा अटेम्प्ट आता है. 2 साल इंटर्नशिप, 6-7 महीना तुमको स्टडी लीव मिलती है, एंड देन यू कैन गिव योर फाइनल का अटेम्प्ट. तो 3 साल के बाद तुम्हारा फाइनल आ जाएगा. तो रफली अराउंड 4.5 years अगर एक अटेम्प्ट में सब क्लियर करोगे तो आप CA बन जाओगे. दैट मीन्स अगर मैं देखूं, मैंने शुरू किया था 17-18 के एज में,
आई विल कंप्लीट इट बाय द एज ऑफ 21-22. ठीक है, सो मैं 20-21 साल में एकदम मतलब ग्राइंड होकर इंटर्नशिप करके और मैं एक सीए बन चुका हूँ, जहां अब मैं मार्केट में जाऊंगा तो आई विल गेट अ गुड जॉब, गुड पेइंग जॉब. ठीक है, और इसमें तुमको एक्सपीरियंस हो गया टैक्स में, ऑडिट में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में. व्हाट एल्स डू यू नीड? तुमको कॉस्टिंग भी आता है, तुमको सब आता है इसके अंदर. सो आई फील अगर आपको एक होलसम नॉलेज चाहिए, प्लस इफ यू वांट टू स्टे इन इंडिया, आपको इंडिया में ही रहना है, इंडिया की कंपनीज में ही काम करना है और आपको हर जगह का नॉलेज चाहिए, सो आई फील सीए इज द राइट फिट फॉर यू, कंसिडरिंग की जो ड्यूरेशन वगैरह भी है. बट अगेन जैसे मैंने बोला, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी भाई. हार्डवर्क के बिना कोई भी कोर्स नहीं होगा, बट सीए में थोड़ा ज्यादा ही चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील. सो वुड इट बी राइट टू से कि अगर कोई बंदा है जो देख रहा है या मतलब उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो सीए इज़ नॉट द राइट कोर्स फॉर देम? करेक्ट. पढ़ाई में इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट भी नहीं बोलूंगा मैं, बट अगर तुम पढ़ सकते हो, तुम मेहनत कर सकते हो. जैसे आई हैव सीन सो मेनी पीपल 60-70% मार्क्स थे 10th-12th में. ठीक है, सीए में पहले अटेम्प्ट में क्लियर्ड. आई हैव सीन सो मेनी ऑफ देम 10th-12th में टॉपर्स थे, गेटिंग अटेम्प्ट्स इन सीए. तो मैं स्मार्टनेस या विलिंगनेस से जज नहीं करूंगा, बट आगे जाके तुम मेहनत करने को रेडी हो क्या इन दिस कोर्स. और प्लस सीए का एक फायदा है कंपेयर टू सीएफए एसीसीए, इट इज रीजनेबल. मतलब इंडिया में कंसिडरिंग अ मिडिल क्लास फैमिली, जैसे मैं भी उसमें से था, तो मेरे लिए सीएफए तो ऑप्शन था भी नहीं जब मैं सीए कर रहा था, बिकॉज फीस ही इतनी हाई थी. तो जो तुमको फीस लेवल पे सीए प्रोवाइड कर रहा है, आरओआई, और जब तुम इंटर्नशिप करोगे तुम्हारा स्टाइपेंड ही इतना रहेगा दैट यू विल बी एबल टू फंड इट. खुद ही फंड कर लोगे तुम पूरा, जितना भी ज्यादा ही पैसा कमा लोगे उससे. तो मुझे लगता है सी इज द बेस्ट ऑप्शन. क्या तूने कितना टोटल कॉस्ट स्पेंड किया था और तेरी फर्स्ट सैलरी कितने की थी? मैं एक बताता हूँ मैंने कितना स्पेंड किया था, फिर आज का कुछ बताता हूँ मैं. ठीक है, तो जब मैंने फाउंडेशन किया था अराउंड 7-8,000 था, आज 10,000 के आसपास फीस है. तो आज का ही पकड़ लेते हैं, 10,000 फाउंडेशन का हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस और आईसीआई का. क्लासेस अगर आप करोगे तो अराउंड 15,000 से 20,000 के रेंज में तुम्हारी क्लासेस आ जाएगी. तो फाउंडेशन इज 25,000. इंटर का फीस इज रफली आज के टाइम पे 13,000 के आसपास, नहीं 18,000, बोथ ग्रुप्स का 18,000 है. तो 18,000 आपके इंटर की फीस हो गई, प्लस क्लासेस का आप पकड़ लो अराउंड 50,000 के रेंज में पकड़ लो. ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 70,000 रफली. तो टोटल 95,000 फाउंडेशन और इंटर हो गया. देन फाइनल में आप एंटर करोगे, फाइनल में आपका रजिस्ट्रेशन फीस इज 22,000 एंड अगेन ऑन एन एवरेज पर सब्जेक्ट आपका 8-10,000 का फीस. तो 50,000 आप यहाँ भी पकड़ लो, तो अगेन 72,000 यहाँ हो गया. तो रफली 1,60,000-1,70,000 के रेंज में आपकी फीस हो गई टोटल. ठीक है, दिस इज पूरे करिकुलम का सीए का, अज्यूमिंग कि आप और क्लासेस नहीं लेते हो. अब जब आप जॉब मार्केट में जाओगे, जैसे मैं तो इमीडिएटली जॉब नहीं करने गया था, तो मैंने तो टीचिंग शुरू की थी, तो मेरा तो फीस मत ही पूछो कितना रिटर्न आया. अभी आ रहा है, बट अभी बहुत ज्यादा आ रहा है. नहीं इतना भी नहीं आ रहा है, 20,000 पर मंथ. बट अगर आप अभी एक एवरेज पैकेज पकड़ोगे तो 1 लाख पर मंथ तुम्हारा आ जाएगा. ठीक है, आफ्टर बिकमिंग अ सीए. अच्छा वो भी हटा देते हैं. ड्यूरिंग इंटर्नशिप आज के टाइम पे अगर आप एक मिड साइज फर्म से भी करते हो तो 8-10,000 के रेंज में तुम्हारा स्टाइपेंड, अगर बिग 4 से किया तो 15-20,000 स्टाइपेंड जाएगा तुम्हारा. मिड साइज पकड़ लेते हैं एवरेज, तो 8-10,000 तुम्हारा अगर स्टाइपेंड है तो तुम इंटर्नशिप 2 साल करोगे, 2,40,000 तुमने 2 साल में कमा लिया. तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था 170, यू अर्नड ड्यूरिंग इंटर्नशिप 240. तो तुमने तो खुद ही फंड कर लिया तुम्हारा. अब ये प्रोवाइडेड आप सब प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहे हो, आप सब मेहनत कर रहे हो, तो अटेम्प्ट नहीं लग रहा है, क्लासेस बार बार नहीं लेना पड़ रहा है. ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा खून पसीना गया रहेगा, तुम्हारा मेहनत गया रहेगा, वो सब मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट मॉनेटरी वाइज इट इज अ वेरी गुड कोर्स आई फील. और अपने दम पे तुमको ये दे देगा ना फीस. जैसे ऐसा नहीं है कि तुमको सीए के साथ और कुछ करना पड़ेगा तो ही जॉब मिलेगा, तो ही स्टाइपेंड मिलेगा, ऐसा नहीं है. अपने दम पे ये कोर्स तुमको उतना कमा के दे देगा. सो आई फील हार्ड वर्किंग हो, इंडिया में काम करना है, इंडिया में रहना है, सबका एक्सपीरियंस चाहिए, सीए इज द फिट फॉर यू. राइट. अर्जुन, सीएफए? So see, when we talk about CFA, there is just one word which I will say. अगर आप इससे किसी भी वे में दूर दूर तक भी linked हो, then this course is very relevant for you. Anything finance. Finance के रिस्पेक्ट में आपको कुछ भी करना है, CFA is a very good course. Now, this was like an MCQ answer, ठीक है? I'll give you a 6-marker answer of this. See, one needs to understand when we talk about CFA में 3 levels होते हैं. There's level 1, level 2, level 3. Unlike CA, फॉर यू टू बिकम अ सीए आपको सारे लेवल्स करने पड़ते हैं तभी आप सीए बनते हो. इन सीएफए हर लेवल की वैल्यू है. सो व्हेन वी मेक दिस डिसीजन कि सीएफए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वन फर्स्ट नीड्स टू डिवाइड दिस आंसर इनटू लेवल 1 करना चाहिए नहीं करना चाहिए एंड ऊपर वाले लेवल्स करने चाहिए नहीं करना चाहिए.
अब लेट्स टॉक अबाउट लेवल 1 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेवल 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी लर्न अबाउट फंडामेंटल्स। उसमें आपको कोई डिटेल नॉलेज कुछ नहीं होगा, आप हर चीज को पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे। सो दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर एनीवन हु इज नॉट श्योर कि उन्हें फाइनेंस करना है नहीं करना। अगर आप अपना अंडरग्रेड कर रहे हो एंड आपको पता नहीं फाइनेंस क्या होता है, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि शेयर क्या होता है, आपको ये नहीं पता स्टॉक होता क्या है, कि प्राइसेस क्या होता है, ये नहीं पता मार्केट प्राइस क्या होता है, बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है, दिस इज द परफेक्ट कोर्स फॉर यू, बिकॉज दिस विल टीच यू वेदर यू लाइक फाइनेंस और नॉट। तो जो लोग ये कहते रहते हैं ना अपनी पूरी लाइफ में, दे क्वालिफाई ऑल्सो, दे लाइक हमें ये नहीं पता हमें लाइफ में क्या करना है, वी आर नॉट, वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। वेल, वेदर फाइनेंस इज राइट फॉर यू और नॉट, वो डिस्कवर करने के लिए आपके लिए CFA level 1 is very good because it will give you everything. This, I'll tell you personally, the reason I started CFA in the first place was because I gave my inter, I got a rank, I got into KPMG, everything was very nice, but then I got into M&A tax and I was like, okay, now we're starting with jobs, this is real adult life, do I want to do this for the rest of my life? तो फिर उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हर CA स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या मैं फाइनेंस करूँ या ना करूँ? मुझे यही नहीं पता था फाइनेंस होता क्या, मैंने आज तक स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किए थे, मैंने एक शेयर खरीदा नहीं था, मैंने सुना बहुत है, मुझे पता है मार्केट्स क्रैश हो रही है, मुझे ये पता है इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, मैं बिजनेस में इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसको समझने के लिए मैंने लेवल 1 किया। वो जब मैंने लेवल 1 किया, देन आई रियलाइज कि हाँ यार, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे इसके एकेडमिक नॉलेज आई एम रियली लाइकिंग, तो प्रैक्टिकली तो बताओ कितना ही ज्यादा मजा आएगा। दैट इज व्हेन यू गो टू द डिसीजन कि आपको लेवल 2 या लेवल 3 करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इफ यू लाइक लेवल 1, अगर आपको इसमें फाइनेंस में करियर बनाना है, तब आपको लेवल 2 लेवल 3 जनरली करना चाहिए, बिकॉज हर जगह आपका सैलरी बम्प होगा। सो आई वाज रीडिंग दिस रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के हिसाब से इफ यू डू लेवल 1, तो एज अगेंस्ट अ कैंडिडेट हु इज नॉट डन लेवल 1, यू गेट अ सैलरी बम्प ऑफ 15%। मतलब इट्स नॉट कि आपको एक ही एम्प्लॉयर सेम देगा, बट इट सो हैपेंस कि आपको 15% ज्यादा मिलती है। बट व्हेन यू डू लेवल 2, यू जनरली गेट अ 40% सैलरी बम्प, इन लेवल 3 यू गेट अ 55% सैलरी बम्प versus a person who's not done CFA, because यहाँ पे आप कोर फाइनेंस कर रहे हो। CA में आपका क्या कॉन्सेंट्रेशन है? आपका कॉन्सेंट्रेशन अकाउंट्स है, ऑडिट है, टैक्स है। फाइनेंस आप पढ़ते हो, बट फाइनेंस कितना पढ़ते हो? आधा सब्जेक्ट इंटर में, एक सब्जेक्ट फाइनल में। दैट इज नॉट द एंटायर बेस ऑफ फाइनेंस। यू गो वन स्टेप अहेड, यू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग कि हम क्या कर रहे हैं। दैट इज CFA। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि CAs को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वन सजेशन विच आई वुड गिव इज, आई फील एवरी CA शुड डू CFA। वाई? अगर आप देखो ना, हर CA के लिए CFA लेवल 1 फ्री है, क्योंकि जो आपका AFM का कोर्स है, AFM जो फाइनल का फाइनेंस का सब्जेक्ट है, जो सारे CA करते हैं, देयर इज एन 80% ओवरलैप इन सिलेबस विद लेवल 1। तो अगर कोई बंदा इफेक्टिवली आज CA क्लियर कर लेता है, वो बंदा बुक्स पढ़ ले CFA की, वो बंदा 3 महीने में जाके एग्जाम करके क्लियर कर लेगा। तो उस बंदे को तो फ्री की ही डिग्री मिली ना, यू जस्ट हैव टू पे द अमाउंट वंस, और आपको फ्री की डिग्री मिल जाएगी। अब व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री आल्सो, इज CFA एक्सपेंसिव? यस, CFA इज एक्सपेंसिव, बट कितना एक्सपेंसिव है? अभी इन लोगों ने पूरा इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था पहले, बहुत फीस करना सब हटा दिया, सब एग्जाम की एक फीस लेते हैं। लेवल 1 के ₹1,00,000, लेवल 2 के ₹1,00,000, लेवल 3 के 1,15,000। अगर आप ₹1,00,000 दे दो, आपको लेवल 1 तो ऑलमोस्ट गारंटीड हो ही जाएगा। आपको सैलरी बम्प कितनी मिलेगी? आपको फाइनेंस में करियर बन जाएगा। करेक्ट? दिस इज समथिंग विच यू वुड इन्वेस्ट 2 years डूइंग एन MBA, अगर आपको उस फेज से ब्रेक लेना है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव CFA हैज अ वेरी गुड मार्केट, बट दिस इज अ चॉइस विच यू मेक अ लिटिल मोर अहेड इन योर करियर। ये स्कूल वाला बच्चा चॉइस नहीं बना सकता, कॉलेज में होगा तो आप बना सकते हो। आप CA कर रहे हो तो आप ये चॉइस ले सकते हो, बट दैट इज हाउ यू जनरली थिंक। आपको कुछ भी, आपको फाइनेंस समझना है, आप CFA कर लो, एक बार की इन्वेस्टमेंट है एंड इट विल गिव यू बेनिफिट्स। एंड वो भी आपकी इंडिया में तो प्राइसेस और कम हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया में स्कॉलरशिप मिल जाती है। सो दैट 1 lakh फीस गोज डाउन टू 35,000। So you get that scholarship, 35,000 में level 1 is done, 35 में level 2 is done, 35 में level 3 is done. So total cost कितना होगा including classes के fees for someone who is not getting a scholarship? For someone who's not getting a scholarship, it's very simple. आप 1 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, approximately 1,10,000 चाहे level 3 का ले लो, that's 3,10,000. अगर आप हर level की क्लास को approximately 15,000 का भी ले लो, ठीक है, 15, I don't think anyone should pay more than 15 to 20,000 for their CFA classes, because ultimately it's an MCQ exam. जितना depth of knowledge you need for CA, you don't need that depth of knowledge for CFA. You need to know 3 में से कौन सा एक MCQ एलिमिनेट करना है, डिस्ट्रैक्टर में इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा दोनों में से सही है, एंड वैसे भी पासिंग परसेंटेजेस आर वेरी हाई। तो उस केस में अगर आप बोलो 3,10,000 प्लस 50,000 और ले लो, तो 3.5 लाख, 3,60,000 योर एंटायर CFA इंक्लूडिंग क्लासेस शुड बी डन। उससे ज्यादा नहीं लगेगा, अज्यूमिंग स्कॉलरशिप भी ना मिले आपको।
एंड फर्स्ट सैलरी फर्स्ट पैकेज कितना मिलेगा सीएफए करने के बाद? Right. So, when we talk about CFA is नॉट, आप ऐसा कभी भी नहीं देखोगे कि एक बंदा स्कूल से निकला और उसने सीएफए कर लिया। जैसे आकाश सर कह रहे हैं कि आप स्कूल से निकले, आपने सीए कर लिया, अच्छा स्टैंड अलोन डिग्री, चलो खत्म। आप सीएफए तो पहले तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज सीएफए करने के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। उसके लिए आप एटलीस्ट एक बीकॉम की आप डिग्री करना चाहिए। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू डू सीएफए? आपकी 3 क्राइटेरिया होती है। या तो आप अंडरग्रेड कंप्लीट कर चुके हो, आपने बैचलर्स डिग्री क्लोज कर लिया, या आप बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होने में 2 साल है आपके, दैट इज आप अपने सेकंड ईयर में हो इन केस ऑफ अ 3 ईयर डिग्री, या आप अपने थर्ड ईयर में हो इन केस ऑफ अ 4 ईयर डिग्री, या फिर आपने 4000 घंटे in at least 3 years आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर लिया। सो वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव सम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो उनके रिस्पेक्ट में जो जनरली सैलरी, अगेन एज पर वन मिंट रिपोर्ट व्हिच आई वाज रीडिंग, जो जनरली आपका रेंज होता है, इफ यू क्लियर लेवल 1 you should get a package between 10 to 14 lakhs. If you clear level 2, then you get a package between 14 to 18 lakhs. Once you clear level 3 and you get a charter, as a fresher you can expect a salary of upwards of 18 lakh. इसमें अगर आपका once you get 6 years of experience, and this includes the entire period that you've already been working, then the median salary is around 30 lakhs. And ये तो CFA Institute का figure है कि once you have about 9 years of experience, an average charter holder in India earns 44 lakh की salary, तो 40 to 50 lakhs you can expect. हाँ, आप अगर undergrad हो and undergrad के बाद बिल्कुल आपने CFA किया है, maybe you get like 2-3 lakhs lesser, but it will definitely be a bump up over what you get without doing CFA. I don't think so कि लेवल 1 के बाद you can get 10 to 14, लेवल 2 के बाद 14 to 18, बिकॉज लाइक जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल्स के बाद भी आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉम्बे, दे आर स्टिल एट लाइक 8 to 10 lakhs per annum. आई थिंक द रिपोर्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, उसमें ये लोग जिन्होंने सीएफए किया था उन्होंने एमबीए भी किया होगा आईआईएम से, या तो सीए भी किया होगा, एंड द पैकेज वुड बी आल्सो बिकॉज ऑफ दैट, इट वुड नॉट बी Correct, ओनली correct. बिकॉज ऑफ स्टैंड Correct. अलोन And this is सीएफए. something, and this is a very good point, and this is something which everyone should understand. CFA is never considered as a standalone course. अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 14 लाख, ये 10 से 14 लाख आपको CFA की वजह से नहीं मिल रहा है। This 10 से 14 लाख आपने कोई प्राइमरी कोर्स किया है. This primary course can be CA. This primary course can be ACCA. This primary course can be MBA. उसके ऊपर आपको बम्प अप मिला है बिकॉज ऑफ सीएफए. एक एमबीए की सैलरी वुड बी हायर देन एन एमबीए हु इज नॉट डन सीएफए. सो दीज आर प्राइमरीली ड्रिवन कि आपकी बेस पैकेजेस क्या है, उस पे आपको स्टेप अप मिलेगा. इसलिए मैंने बोला जो अंडरग्रेड्स हैं, अंडरग्रेड्स अगर सीएफए आपके कर रहे हैं तो उसके बाद जो अंडरग्रेड्स इफ दे आर गेटिंग अराउंड से 4 to 6 का पैकेज, दे वुड गेट 6 to 9 का पैकेज. बट वो जो इनिशियल 4 to 6 है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर अंडरग्रेड डिग्री. इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एड ऑन सप्लीमेंट्री कोर्स फॉर अ salary bump up. It's not a standalone course. And to your point, it is true a lot of people are getting packages around this, but I'll tell you this one kid, that SRCC, so again good brand name, but this junior of mine from SRCC, he did level 1. Level 1 say he got good finance knowledge. He was able to crack a domestic PE right after SRCC, and he got a starting package of 20 to 22. So ऐसे anomalies and all are there. कितना 22 lakhs 20 to 22, there's some range, but no, this is bonus, everything included. So everything included, but again from Bombay only. I'm not very sure about the PE, but it was a domestic PE. This is something about 2 years back की मैं बात बता रहा हूँ. He called me. He was also doing CA. तो उस टाइम पे उसने मुझे कॉल किया था कि मैं क्या करूँ, मैं CA ड्रॉप कर लूँ and should I join this PE or should I continue CA and drop this offer and go for articulture. So he did his whatever math which he did, and he realized that he should drop CA. So he dropped CA and he joined this job. So then तो a lot of it depends on your skill set also. फाइनेंस की कोई भी रोल की आप बात करो, फाइनेंस के रोल में आपकी सीवी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी. आपको मॉडलिंग नहीं आती है, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है. आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है. सो माय पॉइंट इज कि a lot of is your technical skills as well. CFA is an add-on course which gives you a bump where salary is considered and your skills are. See, I'll tell you. You also get those skills which will help you crack the interview, which otherwise some other person might not be able to. And that's what we're talking. Got it. विशाल ACCA का कैसे Okay. होगा? सो फ्रॉम एन एसीसीए परस्पेक्टिव जनरली मार्केट में ये होता है क्या पॉइंट कि एसीसीए एंड सीए इज लाइक सीन एज चाय और कॉफी, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है. बट उसमें पॉइंट क्या होता है, जैसे आकाश सर ने बहुत राइटली बोला कि सीए इज फॉर द स्टूडेंट्स जो हार्डवर्क करने के लिए रेडी है, राइट. बट एसीसीए इज फॉर द स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि एसीसीए ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है.
अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, सीए में क्या हो रहा है, आपको 8 पेपर या 6 पेपर अभी एक साथ देना पड़ रहा है, राइट? ग्रुप वाइज भी करो 3 पेपर एक साथ देना पड़ रहा है। लेकिन एसीसीए में मेरे को वो लिमिटेशन नहीं है, मैं चाहूँ तो एक पेपर पर क्वार्टर दूं आराम से, ठीक है? प्लस सीए में क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरे को 3 साल की आर्टिकलशिप अपने पढ़ाई के दौरान करनी है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अगर मैं पहले भी कर लिया हूँ 3 साल की आर्टिकलशिप तो भी चलेगा, साथ भी कर रहा हूँ वो भी चलेगा, बाद में करना चाह रहा हूँ वो भी चलेगा। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो अगर कोई बच्चा है जो स्मार्ट वर्क करना चाह रहा है, अपने पढ़ाई को थोड़ा लाइट लेके चलना चाह रहा है, क्योंकि कंटेंट वाइज इफ आई सी द सिलेबस ऑफ सीए एंड एसीसीए मोर और लेस कंटेंट वाइज इट इज सेम, अप्रोच डिफरेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहा है और ग्लोबल रिकॉग्निशन है। तो यहाँ पे एसी से थोड़ा डिफरेंट प्लेस करता है अपने आप को। नाउ अनदर सेट ऑफ थिंग इज, जो बच्चे सीए में हैं और वो क्लियर नहीं कर पा रहे फॉर व्हाट्सोएवर रीजंस, ठीक है, नॉट डाउटिंग देयर कैपेबिलिटीज डेफिनेटली, बट फॉर व्हाट्सोएवर जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और वो एक लूप में फंस गए हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे एसीसी अपने आप को बहुत राइटली प्लेस करता है। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में क्या मिथ होता है कि एसीसी है ना सीए से इजी है, ईज़ी नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि ना वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है। और प्लस क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी है, आप किसी लूप में फँस जाते हो, ठीक है? फिर आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, तो एक नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हो आप उस चीज़ को। तो आप जब नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हो उसको, तो आपको लगता है कि ठीक है, इसमें पूरा एनर्जी देते हैं आप अपना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ क्लिक कर जाता है। तो इसलिए एसीसी वहाँ पे गुड ऐड हो जाता है। मेरे पास एक स्टोरी है इसमें, जैसे एक मेरा ही स्टूडेंट था, वो मैं जब अपना अर्ली टीचिंग एज था उसमें, तो वो सीए ना लास्ट 8 अटेम्प्ट्स दे रहा था सीए फाइनल, क्लियर नहीं हो रहा था उसका सीए। एंड ही वो मेरे से डिस्कस किया एंड आई रिकमेंडेड हिम एसीसीए, ठीक है? तो वो मैं उसमें, वो मेरा पहला ही बैच था एसीसीए का, उसमें आई रिकमेंडेड एसीसीए। वो मेरे से एसीसीए का पढ़ाई भी किया, वो क्लियर एसीसीए क्लियर किया, उसको 8 एग्जाम्शंस मिले थे, 5 पेपर देना था उसको, 5 पेपर दिया, वो क्लियर किया, वो बिग 4 सीएफओ एडवाइजरी में जॉब लिया, उसके बाद वो दुबई शिफ्ट कर गया। एंड दुबई शिफ्ट करने के बाद उसको दुबई में क्या था, वर्क प्रेशर उतना उसको नहीं मिला वहाँ पे, उसको टाइम मिला, तो बोला कि मेरे को फिर कॉल किया, क्या मैं सीए स्टार्ट कर लूँ? एंड उसने अपना सीए स्टार्ट किया, वो सीए भी क्लियर कर लिया वहाँ पे। तो पॉइंट इज़ कि एक बच्चे को ना अपने को यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए क्या क्लिक कर रहा है और क्या क्लिक नहीं कर रहा है। बट अगर एक सीए के लूप में फँस गए हो बार-बार और अब एक ऑब्सेशन हो गया कि नहीं मेरे को देना ही है, मेरे को क्लियर करना ही है। एक मोटिवेशन तक सही है कि हाँ, ठीक है, आपको सीए करना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको वो भी समझना चाहिए। ठीक है? तो उस समय आपको एक करियर स्विच लेना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर। तो दूसरा बात, तीसरा पर्सपेक्टिव एसी से कब इम्पोर्टेंट बनता है, अगर आप ना पूरा प्री डिटरमाइंड हो कि मेरे को तो अब्रॉड ही शिफ्ट करना है, देन एसीसीए बिकम्स अ गुड ऐड यहाँ पे। अब ऐड क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी सीए कर लिए हैं, ठीक है? तो उनको फिर से एसीसीए करेंगे तो उनको ईज़ी एक्सेस मिल जाएगा ग्लोबल मार्केट्स का। प्लस अगर वो सीए नहीं भी किए हैं, वो डायरेक्टली स्टार्ट ही कर रहे हैं अपना करियर एसीसीए से, तो अगेन वहाँ पे उनका एक्सेस है ग्लोबल मार्केट्स का। तो इस केस में एसीसीए बिकम्स अ गुड ऐड। आपने बताया एग्जाम्पशंस का, तो सीए करने के बाद कौन से पेपर्स एग्जाम्प्ट होते हैं एसीसीए में? तो एसीसी में ना 3 लेवल्स होते हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। तो आपका नॉलेज लेवल और स्किल लेवल जो होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है अगर बच्चा कोई क्वालिफाइड सीए है तो। प्रोफेशनल लेवल में 4 पेपर्स होते हैं, तो वही आपको देना पड़ेगा। और इंटर क्लियर करने के बाद कितने पेपर्स एग्जाम्प्ट होते इंटर हैं? क्लियर करने के बाद जनरली आपको 5 एग्जाम्स मिलते हैं। अगर आप इंटर प्लस बीकॉम हो गए हो, तो 6 एग्जाम्स मिल जाते हैं आपको। ओके। एंड एसीसीए में कितनी होती है टोटल फीस, और फर्स्ट पैकेज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, तो फीस को ना मैं पहले डिवाइड करता हूँ, एसीसी को कितना फीस जाता है और कोचिंग में कितना फीस लगता है। तो अगर एसीसी का फीस बात करूँ तो यहाँ पे एक लगता है इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस, वो लगता है अराउंड 3000 रुपया। मैं एक रफ फिगर ऑफ 100 रुपीज़ का कन्वर्जन रेट ले रहा हूँ पाउंड अप टू आईएनआर में, ठीक है? प्लस एक एनुअल मेंबरशिप फीस लगता है, स्टूडेंट को देना पड़ता है, वो सब्सक्रिप्शन फीस बोल के, तो वो अराउंड 14,000 रुपया पर एनम लगता है। अब आता है स्टूडेंट जब एग्जाम देता है पर पेपर, तो उसका भी फीस को देना पड़ता है, चाहे पेपर उसको एग्जाम्प्ट भी हो तब भी वो पेपर उसका फीस उसको देना ही पड़ेगा। ओके, अब ये जो फीस होता है जनरली इट इज 14,000 पर पेपर, बट जैसे जैसे आप इस लेवल ऊपर जाते हो, जैसे स्किल लेवल का थोड़ा 14,000 होगा, प्रोफेशनल लेवल में जाओगे तो वो 20,000 रुपया हो जाएगा। ओके, अगर आप पेपर लाइक एसबीएल में जाओगे तो फीस थोड़ा सा और हायर लेवल पे होता है। तो ये टोटल अगर मैं समअप करूं तो ये फीस अराउंड 1.7 टू 2 लाख का अराउंड समवेयर इन द रेंज आता है, एक्सक्लूडिंग क्लासेस। अगर कोई बच्चा क्लास लेता है, तो अब जो क्लास जो होता है जनरली क्या होता है कि नॉलेज लेवल का जो क्लास होता है वो 8 से 10,000 रुपए में आते हैं, स्किल लेवल का जो क्लास होता है वो 12 से 13,000 रुपए में आते हैं, और पर पेपर बोल रहा हूँ। एंड प्रोफेशनल लेवल का जो क्लास होता है वो आपका आता है अराउंड 17 से 20,000 रुपए के रेंज में चलते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल अकेडमीज अपने अपने रेट्स फिक्स करते हैं, बट एवरेज रेट ये चलता है। तो अगर इसको टोटल समअप करूँ तो ये भी अगेन आपका वही 2 लाख रुपए बनता है, क्योंकि जो अपना फीस है ना, इस जो कोचिंग अकेडमी ने क्या किया, जो फीस है उसको अपना अलाइन कर दिया एग्जाम फीस के साथ, सॉर्ट ऑफ नॉट एग्जैक्टली बट सॉर्ट ऑफ। जितना इंस्टीट्यूट कमाएगा उतना हाँ, हम भी कमाएंगे। अपने वो भी कमाएंगे।
तो वो भी 2 वैसे लाख मिलता है। आईसीआई सीए में नहीं होगा वैसे, नहीं है नहीं ना? बेचारा ऐसे अच्छा है, कम फीस चार्ज करता है भाई ऐसे। हम भी कम फीस चार्ज करते हैं, कमेंट में गाली दे देंगे। हाँ, तो टोटल इट कम्स टू अराउंड 4 lakhs। लेकिन अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर कोई एएलपी से अपना इनरोल करता है, ELP क्या होता है? एएलपी इज अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स। सो एसीसीए का अपना अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स होता है, लाइक गोल्ड स्टेटस, प्लैटिनम स्टेटस, सिल्वर स्टेटस। तो इनको क्या होता है, बच्चे जो एक पेपर जो एग्जाम हो जाता है उसका फीस में वेवर मिल जाता है उनको। अब ये वेवर होता है, ये अमाउंट सिग्निफिकेंट हो जाता है। इट कैन रेंज अप टू 50% और 80% ऑल्सो ऑफ द एग्जाम्शन फीस। तो अगर ये मिल जाता है तो हाँ, फीस में आपका अराउंड 70 से 80 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है, जो एसी से हो जाता है। वाह, कितने अप्रूव लर्निंग पार्टनर्स है टोटल इंडिया में? देयर आर मेनी। और ये सारे क्लासेस वाले हो गए ये टोटल? क्लासेस वाले हो गए। ओके। एंड इसमें फर्स्ट सैलरी कितनी होगी एसीसीए क्लियर करने के बाद? ओके, तो इसको ना मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ, 3 लेवल्स पे करता हूँ। अब स्टूडेंट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो अपने पढ़ाई के साथ-साथ ही अपना जॉब स्टार्ट कर दिए हों, उसको बोलते हैं पीईआर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। ओके। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीईआर कंप्लीट कर लिए हैं, फिर फर्स्ट जॉब लिए हैं, उसको बोलते हैं एसीसी एफिलिएट का जॉब। और तीसरे होते हैं जो एसीसी मेंबर बन गए होंगे, वो पीईआर कंप्लीट कर लिए हैं और अपना मेंबरशिप भी बन गए वो। तो अगर अपना इंटर्नशिप कोई कर रहा है, तो इंडिया में जनरली 4 से 6 लाख रुपए का जॉब मिलता है उसको, ठीक है? अब अगर कोई बिग 4 में कर रहा है, तो उसको उतना मिलेगा, लेकिन जो बिग 4 में नहीं कर रहा है, उसको उतना नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा 10 से 15 हज़ार के रेंज में, ठीक है? अब कोई 10 से 15,000 पर मंथ? पर मंथ, हाँ, स्टाइपेंड हो गया मतलब स्टाइपेंड इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ थिंग, में। वो हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा एसीसीए पीआर कंप्लीट कर लिया है, तो फिर उसका सैलरी अराउंड 8 से 10 लाख के रेंज में रहता है। ये हम्म, स्टार्टिंग सैलरी है। और ये इंडिया में बात कर ये रहे हो इंडिया आप? में बात कर रहा हूँ। हम्म, अगर मैं ग्लोबली जाऊँ, तो इट इज़ रेंजिंग अराउंड यू कैन से 25 टू $30,000। आईएनआर में अगर बोलूँ तो 25 लाख रुपए तक जाता है। ग्लोबली तीनों के कोर्सेज में क्या सैलरीज मतलब कितनी अलग होगी एज कम्पेयर टू द इंडियन सैलरीज की? सीए, सीएफ या आईसीसीए करने के बाद इंडिया के बाहर अगर जॉब मिली है तो सैलरी कितनी हो सकती है? सी अगर मैं सीएफए की बात करूं तो सीएफए का अगर मैं एक एक बिकॉज दिस इज वन फिगर विच द सीएफए इंस्टीट्यूट आल्सो यूजेस अ लॉट कि एक एवरेज पे चार्टर होल्डर को इन द वर्ल्ड कितनी मिलती है. दिस इज ऑल एक्सपीरियंसेस एवरीथिंग कंसिडर्ड. सो दैट इज $1,80,000 पर $1,80,000? yes इतना ज्यादा? yes that is Okay. then that is कितना हो गया ये? that is 1.6 crores. सीए छोड़ रहा हूँ, एसीसीए कर रहा हूँ। सीएफए। सीएफए कर रहा हूँ, सॉरी एसीसीए तो हमारे जितना ही सीएफए कर रहा हूँ, बाय बाय। So that is 1.6 crores. But obviously, see, that is with experience. And again, very important because I don't want to give out ऐसे numbers के लोग ऐसे CFA भाई, इसलिए वही करेंगे मेरे को तो CFA तू करेंगे. डिमोटिवेट कर दिया पूरा। This is people who have done their MBA plus CA. See, this is a global average. इसमें CA plus CFA भी है, MBA plus CFA भी है, BCom plus CFA भी है. बाहर की कंट्रीज में अगर किसी ने सिर्फ CFA किया है वो भी है, मिला मुलुक ही है. बट हाँ, if you say कि starting package कितना होगा, so that should also range some. So if you're बिल्कुल level 1 cleared, बाहर के हिसाब से it should be around 40 lakhs पे स्टार्टिंग मिल जाएगी आपको, बिकॉज यूर टॉकिंग अगेन यूएस टर्म, सो डॉलर्स में वो आपका अकॉर्डिंगली कम हो जाता है. एंड इस पे आप अराउंड 10 to 15 lakhs का बम्प पर लेवल पे मान लो. सो योर स्टार्टिंग एज अ चार्टर होल्डर कैन बी एनीथिंग बिटवीन 60 to 90. Again, I'm giving a big range because see, it depends jurisdiction to jurisdiction also. जितना आपको यूएस में मिलेगा, मे बी अगर आप उतना फ्रांस में काम करोगे तो मे बी आपको ना मिले. बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट दैट इज जनरली द नंबर विच वी आर लुकिंग एट. एज यू एज एज अ चार्टर होल्डर, देन ऑब्वियसली सी फाइनेंस में देयर इज अ लॉट ऑफ रैशनल की इतना क्यों होता है. फाइनेंस जॉब आर वेरी हेवीली ड्रिवन बाय बोनस. आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह की बात करो, उनका फिक्स्ड कंपोनेंट, इंडिया की भी अगर मैं बात करूँ, सो फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग in this Japan based sort of an investment bank, India branch. तो उसका क्या है, उसका fixed is 20 lakhs, but he has a 100 to 150% bonus. तो 100 तो मिलेगा ही बोनस, on a good year 150% बोनस. so वो आपका ऑटोमेटिकली पैकेज 40 to 50 बन जाता है. अगर हम प्राइवेट इक्विटी की बात कर रहे हैं, उस पे योर परसेंटेजेस गो फ्रॉम 50% to 200% bonus also. So that because of that, if it's a good year, the amount that you earn is going to be very high. In a bad year, then your bonus is not going to be there. Then you earn जो भी fixed amount. So the bonus plays there where finance is concerned. और ये सीए में सीए कोई के है अंदर जो- एक आध स्टूडेंट है मेरे जो दुबई में काम हम्म। कर रहे, सो स्टार्टिंग पैकेज रेंजेस इन दिरम्स, तो दिरम्स में आप मल्टीप्लाई 23 से कर लो, 20 पकड़ लो एवरेज, तो 8,000 से 12,000 दिरम्स इज अ रेंज. तो अगर अपन बेयर मिनिमम 8,000 भी पकड़े तो 1,60,000 पर मंथ हो गया आपका, तो रफली अराउंड
यू कैन से 18 लाख से 22 लाख के बीच में दुबई के टर्म्स में अगर अपन देखें तो पैकेज है स्टार्टिंग। एक और मैंने देखा था केस जिन्होंने 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद दुबई शिफ्ट किया था, कंपनी शिफ्ट की थी दुबई के, उसमें अप्लाई किया था। सो ही वाज गेटिंग अराउंड 20,000 दिरहम्स, सो विच रेंजेस बिटवीन 48 एलपी 50 एलपीए आप मान सकते हो। तो एक्सपीरियंस वाले को, क्योंकि सीएस दुबई में काफी सारे हैं। मेरा फ्रेंड है शिवम पालन करके, ही इज ऑल्सो रनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो यही हेल्प करती है बच्चों को प्लेसमेंट करवाने में। तो उसने मुझे बताया था कि सिलेक्टिव बच्चे ऐसे भी है जो अफ्रीका में काम कर रहे, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे, आयरलैंड में काम कर रहे, तो उनका स्टार्टिंग एलपीए इफ दे आर गोइंग देयर तो अराउंड 25 से 35 लैक्स के रेंज में है। बट वो सिलेक्टिव है, आप ऐसा मत सोचो कि सीए के बेसिस पे मैं चले जाऊंगा साउथ अफ्रीका, नहीं, वो बहुत रेयर केस है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको इंडिया में ही काम करना है, सीए इज अ गुड ऑप्शन। हाँ, अगर दुबई में जाना है देन ऑल्सो सीए इज कंसिडर टू बी अ गुड ऑप्शन। बट अगेन अगर आपको दूसरे जैसे यूएसए कनाडा वगैरह काम करना है तो आई फील एसीसीए या सीएफए वुड डू मच बेटर टू देम। सीएफए एंड ईसीसीए कितने कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है? सो पर्टिकुलर फ्रॉम ACCA इट इज रिकग्नाइज्ड इन 180 कंट्रीज। अब यहाँ पे ना एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि इस 180 में इंडिया इंक्लूडेड है या नहीं है। तो ऐसे इंक्लूडेड है, लेकिन लोग बोलेंगे भाई इंडिया में तो साइनिंग अथॉरिटी है ही नहीं ACCA को। तो जो 180 है ना, इसमें ऐसा नहीं कि सब में साइनिंग अथॉरिटी है। साइनिंग अथॉरिटी ACCA को सिर्फ 10 to 15 कंट्रीज में ही है, नॉट इवन इन दुबई। सो वी से दैट ACCAs आर वेल रिकग्नाइज्ड इन दुबई एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो इवन इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज ACCAs आर नॉट रिक्वायर्ड टू साइन, क्योंकि वहाँ पे मिडिल ईस्ट में क्या होता है कि जो यूएई नेशनल्स होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ही बोलती है कि आप ही साइन कर सकते हो और कोई साइन कर ही नहीं सकता है, चाहे आप सीए हो ACCA हो, कोई नहीं कर सकता साइन। तो जो 180 कंट्रीज व्हेन आई से, ये इस कंट्रीज में जॉब मार्केट हैं ACCA के। एंड सीएफए में कितना होगा? CFA में there are globally there are around 2 lakh charter holders spread across 160 countries. So Okay. around 160 to 170 countries में there are charter holders which are there. और ये आपने बताया कि साइनिंग अथॉरिटी नहीं होगी, तो सीपीए जैसे होता है कोर्स, तो उसमें क्या होता है, सीपीए करने के बाद यू कैन साइन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट। सीए करने के बाद भी वी कैन डू दैट। तो एसीसीए से अपने को साइनिंग अथॉरिटी कहाँ पे भी नहीं मिलती है क्या? नॉट इन इंडिया, बट देर आर 10 to 15 कंट्रीज जहाँ पे आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलती है, ओके, बट इंडिया में नहीं है और अदर कंट्रीज में नहीं है, वो लिमिटेड कंट्रीज में होते हैं। अच्छा, लाइक लंदन, यूके लंदन, वगैरह UK, वहाँ हाँ। पे होगा। तो वहाँ पे अगर मैंने एसीसीए किया तो आई कैन साइन द बुक्स ऑफ Books of अकाउंट्स accounts, एंड right. ऑल ऑफ दैट। गॉट इट। इसके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो है तीनों कोर्सेज के, सीए, सीएफए एंड ईसीसीए के, क्या पैटर्न रह रहा है? एंड स्पेसिफिकली मैंने ऐसे सुना, अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल भी, कि सीएस के जो रजिस्ट्रेशंस है 2013 to 2023 number of people enrolled in CA foundation have remained stagnant, and a lot of people are saying that CA is a dying course. CA is like a course which will not be a lot of value to the people in the future. तो आकाश, इस पे क्या व्यू पॉइंट है तेरा कि सीए के रजिस्ट्रेशंस कितने डिक्लाइन हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक कि सीए स्टैंड अलोन अगर किसी ने किया अभी तो उसको यूजफुल होगा कि नहीं? सी 13 से मेरे पास एक नंबर्स है, आई जस्ट शेयर इट विद यू। हम्म। मैं बताता हूँ नंबर्स क्या है। 13 से अपन शुरू करते हैं, ठीक हाँ। है। 2013 में द रजिस्ट्रेशंस वर 1,54,000। कौन से ये, कौन से फाउंडेशन के या फाउंडेशन पकड़ते हैं अपन, हाँ। क्योंकि फिर वो जितने पास हुए वो इंटर फाइनल में जाते रहेंगे। हम्म। तो फाउंडेशन के इट वाज 1,54,000, 14 में इट वाज 141, 15 में 1,25,000, 16 में 1,07,000, 17 में अराउंड 82,000, तो डिप हुआ। 18-19 में 45,000 जो इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। 19-20 में 63,000, 2021 में 1,10,000, 21-22 में 1,21,000, 22-23 में 1,25,000 और 23-24 में 138 एंड देन अगेन 135 के रेंज में। तो इफ यू सी, पहले एक डिप आया, देन थोड़ा शूट अप हुआ अचानक से 1 लाख के ऊपर तक गया, एंड नाउ इट इज स्टैग्नेंट अराउंड 1,30,000 विच इज अ गुड नंबर। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहे कि ये डिप हो रहा है, डाइंग हो रहा है, सवाल ही नहीं उठता है। साइनिंग अथॉरिटी इंडिया में किसके पास है? सीए के पास है, ठीक है। तुमको ऑलरेडी बोल रहे कि 2050 तक तुमको 50 लाख सीए चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो डाइंग कोर्स है तो कौन साइन करेगा भाई? अभी तुम बताओ, इन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप सबको है कि मैं खुद का कुछ बिजनेस खोलूं, कुछ करूं। हर बिजनेस में एक बंदा तो कांस्टेंट है जो चाहिए ही चाहिए, वो कौन है? सीए। अच्छा, उसको हटा देते हैं। अगर तुम सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, तुमको हर साल आईटीआर फाइल करना है। अब ऑफकोर्स सीए का काम सिर्फ आईटीआर फाइल करना नहीं होता है, बट ही हैज द नॉलेज ना। तो ये नॉलेज खत्म तो कहीं नहीं हो रही है। अब ये डाइंग कोर्स इसलिए बोल रहे हैं, इसका रीजन एक ये हो सकता है कि अगर आप सीए की जो एवरेज पैकेज देखो, जैसे मेरा भाई है, सगा भाई, वो सीए बना था 2014 में। जब वो सीए बना, उसको बिग फोर ने पैकेज दिया था अराउंड 10 लाख का।
तो आज भी अगर आप एवरेज पैकेज देखो इट इज रेंजिंग बिटवीन 10 to 12 lakhs. तो एज पर द इन्फ्लेशन वो राइज होना चाहिए था, अराउंड 20 lakhs हो जाना चाहिए था. तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि यार इसमें पगार तो बढ़ नहीं रही, फीस वगैरह बढ़ रही है, मेहनत और बढ़ते जा रही है. तो इसलिए बोल रहे हैं कि डाइंग कोर्स है, बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इट इज नॉट अ डाइंग कोर्स. वो कंपैरिजन क्योंकि 10 साल पहले से हो रहा है इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि यार पगार नहीं बढ़ रही है इसलिए करके. बट स्टिल आई फील कांस्टेंट है. इट इज अ गुड नंबर. 1,34,000 स्टूडेंट्स आर वे टू मच इन सीए. मुझे ऐसा लगता है अच्छा नंबर है ये. बट एक बात बता, अभी तूने बताया कि 50 लाख सीएस चाहिए इंडिया में बाय विच ईयर 2050 2050 तक. यार ऑनेस्टली बता यार, इज दिस पॉसिबल 50 लाख नहीं, सीएस बाय 2050? नहीं बिकॉज इफ यू possible जस्ट डू अ क्विक मैथ, अभी क्या चल रहा है 4 लाख 2025, तो अभी 4 लाख 25 CA ही साल, है. हाँ अभी 4 लाख सी है, तो 25 साल में और 46 लाख सीएस चाहिए, करेक्ट? करेक्ट. तो हर साल ऑन एन एवरेज 1.8 Not possible. 1.8 लाख 1 लाख सीए पकड़ ले CS. हर साल. हाँ. मान ले 1 लाख सीए निकालने के लिए 3 बार अटेम्प्ट है साल में. हाँ. मतलब हर अटेम्प्ट में तुमको 30,000 पास करवाने पड़ेंगे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. तो मुझे लगता है वो कभी कभी ऐसा डिमांड पुल करने के लिए भी होता है. बट आई फील नॉट 50 lakhs, बट यार 10 15 20 लाख सीए तो चाहिए यार मार्केट में. ठीक है, यू नीड देम. तो मुझे नहीं लगता कि डाइंग कोर्स है इन एनी टर्म्स. वो लोग इसको इंजीनियरिंग से भी कंपेयर करते हैं. ठीक है, कि इंजीनियरिंग में थोड़ा ऐसा हुआ है कि काफी जो साइंस में करता है वो इंजीनियरिंग करता है. नथिंग अगेंस्ट दैट कोर्स. बट सीए में ऐसा है कि सबको लग रहा है कि सब सीए कर रहे हैं. कर बहुत रहे हैं, बन कितने रहे हैं तुम ये देखो. और ये थोड़ा सा जो नेगेटिविटी भी आता है ना, वो इस एस्पेक्ट से भी आता है क्योंकि बनना बहुत डिफिकल्ट है सीए. तो सबको लगता है यार ये एक तो बन नहीं रहे, बनने के बाद पगार भी नहीं मिल रही. जैसे लोग एमबीए से कंपेयर करते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल कॉलेज से भी मुंबई में एमबीए करूँ तो आई एम गेटिंग अ पैकेज ऑफ 7 to 8 lakhs. तो यार मैं सीए में इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे 8 to 10 lakhs ही मिल रहे हैं. बट द ग्रोथ आफ्टर दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट ना. अब अगर तुमको जॉब के अलावा कुछ और करना है, तुम मान लो सीए फर्म खोलते हो, अच्छा एस्टैब्लिश करते हो, इनिशियल ईयर्स में तुमको थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, बाद में एस्टैब्लिश कर लोगे तो तुम अच्छा कमाओगे. ठीक है, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि डाइंग कोर्स है बाय एनी विच वेज. मिथ. Word. Arjun, what's the number for CFA registrations and how is So- it growing? So CFA registration, I'll give you the numbers. Last year, the numbers were 1,60,000 candidates across all levels globally. We're talking about globally, 1,60,000 candidates gave their exams. 90,000 were for level 1, 40,000 were for level 2, 30,000 were for level 3. Approximate numbers मैं बता रहा हूँ. इंडिया में इसका कितना है? इंडिया में जनरली इसका 20 to 25% रेंज करता है. सो अराउंड 30 to 40,000 कैंडिडेट्स टोटल, ऑल लेवल्स इंक्लूडेड, आपके इंडिया में एग्जाम्स देते हैं. नाउ इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज ग्रोइंग, देखो वेरी सिमिलर पैटर्न टू सी ए. CFA में number of registrations were growing and growing exponentially over the 2010s वाला जो decade है. जब pandemic आया, at its peak there were about over 2.5 lakh candidates sitting every year. It dipped बहुत massively because global pandemic हुआ, global course है and हर जगह lockdowns हो गए. Ever since then आपके बहुत कम हो गए registrations. Now it is recovering. So now you would see there is a slow growth. It's not a very radical growth. ऐसा नहीं कि अभी 160 तो अगले साल 2 लाख हो जाएंगे. But slowly it is recovering. So again same path. There's a dip. Now it is recovering. Currently it is at 160,000. एंड ये कैसे ट्रेंड कैसे हुआ है सीएफए रजिस्ट्रेशन का? आई एम जस्ट ओपनिंग ऑन द मोबाइल आल्सो. तो कितने कैसे डाउन हुए, अप हुए? लाइक इज इट This would be एज around- बैड एज लाइक सीए जो 1,54,000 से 45,000 गया था? या It was कितना a different? very significant dip. I will also have to check the exact numbers for that. Hmm. And this is all available on the CF Institute ka website. But it did go into, like, it did lose one digit only out of all of them. So it was a significant dip. But then the recovery was also like that. It's already 2.5 se already 1.6 to ho hi gaya. So it has recovered to a significant extent. I'll just check the exact numbers. Yeah, and ECCA के क्या है? ये like until then Arjun check कर So रहा है. ACCA doesn't release exact number of data for each categories, but हाँ overall numbers ACCA release करता है. तो उसमें इंडिया में says ACCA students plus ACCA members including their 1,30,000. And if I compare this with global numbers, this is 5,25,000. And ACCA says that overall the world globally 1 lakh students enroll per year, and this increases at the rate of 25% per annum. सो ये है. अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग अगर ब्रेक करें यहाँ पे कि एसीसी स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है. सो अगर इसको कंपेयर करें इंडिया का सीए या इंडिया का ग्लोबली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीए जो है इंडिया में 76 ईयर ओल्ड कोर्स है. एसीसीए इंडिया में है अराउंड 10-12 साल से, राइट. ग्लोबली इट इज ओल्डर देन सीए, लाइक ग्लोबली इट वाज 1904 आई गेस. ओके, तो ये इंटरनेशनली जो है बहुत ओल्ड कोर्स है, बहुत पुराना कोर्स है और बड़ा कोर्स है. बट द पॉइंट इज इंडिया में ये नया है.
ओके, इंडिया में इसका जो रिकॉग्निशन चालू हुआ है वो लास्ट 3 to 4 इयर्स में हुआ है. इफ आई से अगर मैं अपने घर में जाके बात करूं, ACCA क्या है, जैसे व्हाट इज ACCA, दे डोंट नो अबाउट ACCA. सो इन जनरल पब्लिक देयर इज नो सच रिकॉग्निशन. हाँ, डेफिनेटली कॉमर्स स्टूडेंट्स दे नो व्हाट इज ACCA, एंड अब के जो स्टूडेंट्स होते हैं व्हेन दे स्टार्ट अ कोर्स दे रिसर्च वेल ऑल्सो कि हाँ भाई इसमें CA है, CFA है, ACCA है, MBA है. दे टेक अ डिसीजन वाइज कि हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट सूटेड है. ये अब की जनरेशन कर रही है. नाउ इन दिस जनरेशन द इंक्रीज ऑफ ACCA इज लाइक सिग्निफिकेंटली. तो आप बोल रहे हो कि 1 लाख बेसिकली स्टूडेंट्स है जो एवरी ईयर एग्जाम देते हैं ACCA के. दीज आर अक्रॉस ऑल द 3 लेवल्स एंड ऑल 13 पेपर्स, यस एंड ये 25% से एवरी ईयर ग्रो कर रहा है. यस. ये इंडिया में, ये नहीं, इंडिया, ये global ग्लोबल है. global है. ओके, और इसमें से इंडिया में कितने हो गए 1 लाख में से? This data is not exactly available, Okay. but in my opinion, if I say rough maths, so it will be around 40% in India. 40%. Yes. ओके, तो ACCA का 40,000. सबसे बड़ा market is India, I can say. ओह, ओके. एंड एनी स्पेसिफिक रीजन, मतलब इतना So the इंडिया में reason क्यों is बढ़ा? यहाँ पे first the main reason is the population. Point number one. हाँ. Other countries, if we see ACCA is a UK based course. इतना सच नहीं बोल रहे. आबादी ज्यादा है भाई, बहुत है. या पे कोई भी कोर्स पकड़ो सबसे ज्यादा होगा. Right? So plus if it's a UK based course. Okay, तो UK में अगर say तो UK में we have an alternative like ACAEW, like ICAEW, like इंडिया में ICAI है तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स भी है वहाँ पे भी. तो लोग वहाँ पे जो इफ यू सी द रजिस्ट्रेशन इन ICAEW, वो दैट इज डिक्रीजिंग ट्रेंड आफ्टर द ACCA. यहाँ पे भी as Akash sir mentioned, it was decreasing but it is increasing. I don't know the exact reason behind that, what is the reason behind that, but हाँ, in the last 3 to 4 years if I say, in India the registration has increased a lot because it is becoming more aware. Students are becoming more aware about it कि क्या ACCA है, क्या curriculum है, क्या offerings है. और ACCA का एक मोटो है think ahead. So now ACCA अभी just syllabus में चेंज आया ACCA का, तो just going a little bit off the track यहाँ पे, but ACCA में क्या जो syllabus जो चेंज आया ना, it is more future oriented. Like for example data analytics, data science. तो ये अभी जो टाइम आने वाला है जो CA है, दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू ITR फाइलिंग और द टैक्स कंसल्टेंसी और द ऑडिट थिंग, राइट. दे बिकॉज CA या ACCA जो भी होता है उनको हम लोग मानते हैं कि दे आर एक्सपर्ट इन नंबर्स, राइट. अब नंबर्स नॉट ओनली इन द पास्ट नंबर्स, फ्यूचर ओरिएंटेड नंबर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, एंड दैट कैन बी डन ओनली विद डेटा एनालिटिक्स और पावर BI और टैब्लू जो भी होता है अपना, राइट. तो वो कोर्स में इंक्लूड करना वाज अ वेरी बिग स्टेप बाय ACCA, राइट. अब अगर बात करो क्यों ACCA और इंक्रीज क्यों कर रहा है, द रीजन इज आज के टाइम पे हम लोग कभी भी जॉब जो कर रहे हैं वहां पे अकाउंटिंग हम लोग कोई पेपर पेन में तो नहीं कर रहे हैं ना, राइट. एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन एक्सेल. तो अपने अकाउंट एग्जाम दे रहे हैं, व्हाई दैट इज हैपनिंग इन पेपर एंड पेन, राइट. तो उसको भी एक्सेल पे करना चाहिए. बच्चों को अगर वहां पे एग्जाम CA बन गया है, वो जा रहा है जॉब मार्केट, वहां पे उसको एक्सेल यूज करना पड़ रहा है. आर्टिकल सिर्फ जा रहा है, उसको एक्सेल यूज करना पड़ रहा है, बट एग्जाम में तो नहीं करना पड़ रहा है ना उसको वो चीज. ACCA पिन पॉइंटेड दिस इशू, राइट. और वो राइट टाइम पे इसको फोकस किया कि भाई इसको पेपर पेन का मॉडल को हटाओ, लाओ इसको जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाया. तो दैट इज व्हाई द इंक्रीज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ACCA इज हैपनिंग. And level of difficulty also, I think ACCA is the easiest amongst all the three, right? CA, CFA, ACCA. I won't agree on that point. It's not easy, it's flexible. बट आई थिंक मतलब मेरा तो ओपिनियन ये कि जैसे अगर इफ़ यू आस्क मी पर्सनली कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई हैव टू रेट ऑल दीज 3 कोर्सेज, अगर CA को 10 on 10 में देता हूँ डिफिकल्टी वाइज, तो CFA वुड बी समवेयर बिटवीन 7 to 8 out of 10 एंड ACCA वुड बी बिटवीन 5 to 6 out of 10 इज माई व्यू पॉइंट, बिकॉज passing percentage is also high, and secondly I feel that a lot of topics which are there in ACCA are also like definitely practical है काफ़ी, बट मेरे को लगता है इट्स नॉट वेरी, मतलब जैसे CA में क्या है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, बहुत वास्ट है करिकुलम, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है. बट ACCA में दैट इज नॉट द केस. टच एंड गो टाइप से थोड़ा सा. करेक्ट. तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, दिस इज माय व्यू पॉइंट, बट यू गाइस कैन शेयर योर व्यूज कि क्या लगता है. सो आई लाइक टू ऐड अ पॉइंट हियर. सो ACCA क्या करता है ना, ACCA ये एज्यूम करता है कि देख नॉलेज तो तू गूगल करके निकाल लेगा, तो मैं नॉलेज को डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तेरे को स्टैंडर्ड पढ़ना सिखाना चाहता हूँ. तो वो क्या करता है, सपोज अगर क्वेश्चन आता है इसी से, अगर मैं SBR की बात करूँ, 4 क्वेश्चन रहते हैं उसमें. SBR इज व्हाट? स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. इट्स अ पेपर ऑफ प्रोफेशनल लेवल बेस्ड ऑन IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. लाइक इंडिया में अगर बोले तो इंडेस होता है उसको, ठीक है. तो अब वो जो पेपर होता है, वो क्वेश्चन अगर पूछेगा ना, तो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से नहीं पूछेगा. अगर मैं CA फाइनल FR की बात करूँ, तो वहां पे जो मेजोरिटी जो क्वेश्चन आते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स फोकस्ड होते हैं.
एसीसीए में जो क्वेश्चन आएगा वो स्टैंडर्ड फोकस नहीं रहेगा, वो एक क्वेश्चन 4 स्टैंडर्ड को माइट भी कवर कर रहा होगा। आपको चारों स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है। Got it. अब जैसे सीए ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स, राइट? एसीसीए में ये चीज बहुत पहले से था। सो एसीसीए डजंट वांट कि आप जब प्रोफेशनल बन रहे हो तो आपको सिर्फ अकाउंट्स का नॉलेज हो, नहीं, वो चाह रहा है कि आप अकाउंट्स तो समझो, लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो भी डिफरेंशिएट करना सीखो आप। जैसे एक बात करो, सस्टेनेबिलिटी इज द फ्यूचर, राइट? तो सस्टेनेबिलिटी को सिलेबस में इंक्लूड करना वाज द स्टेप बाय एसीसीए, राइट? अभी तक आईएफआरएस ने निकाल दिया, S1 S2 निकाला, लेकिन सिलेबस में उसको अभी तक वो अब मैंडेटरी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको सिलेबस में लाना वाज स्टेप बाय एसीसीए। अगर मैं और एग्जांपल दूं, एसीसीए क्या करता है, वो बोलता है कि जो रियल लाइफ जो सिनेरियोज हो रहे हैं, जो भी हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ इट, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का क्या एग्जैक्ट इम्पैक्ट है उसको समझना जरूरी है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, उसका अकाउंटिंग क्या होगा, कोई स्टैंडर्ड गवर्न नहीं कर रहा है उसको, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग कैसे होगा वो एसीसीए गवर्न कर रहा है। सो एसीसीए इज मोर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल्स। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट पे इन डेप्थ नहीं जाएंगे, वो सरफेस लेवल, जिस आकाश ने बोला सरफेस लेवल पे रहेगा, लेकिन उस सरफेस लेवल को पढ़ना इतना सिखा देगा, कैपेबिलिटी बना देगा कि जब बच्चा एसीसीए बन गया तो वो उसको रिसर्च करके निकाल लेगा कहाँ से क्या निकालना है। Got it. मेरा एक सवाल है वैसे कुशल, मतलब थोड़ा सा कितना Podcaster कितना मैं हाँ हूँ हाँ कि सुन ना, तू मेरा है। मेरा है इतना हम्बल बन रहा है ये आदमी, मैं बता दूं, सीए ऑल इंडिया रैंकर, ठीक है? सीएफए पहली बार में क्लियर किया, 90 परसेंटाइल के ऊपर ही आया होगा तेरे को उसमें, ऑफ कोर्स, ठीक है? तो ऑफ कोर्स 90 परसेंटाइल के ऊपर। एसीसीए तेरी वर्ल्ड रैंक थी कौन सी? 3, वर्ल्ड रैंक 3। बता ना भाई, तू ही बता ना कौन सा एग्जैक्टली। क्या? अच्छा कुशल, आई वुड लाइक टू आस्क, डिफिकल्टी तूने बता दिया कि सीए को इट इज 10, सीएफए इट इज 7 ऑन, मतलब 7, और एसीसीए प्लस। और बता ना, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, अगर इफ यू वर टू टेल अ स्टूडेंट, मतलब तेरा छोटा भाई हूं मैं छोटा भाई हूं, ठीक है? कुशल में आया, कुशल भैया मैं कौन सा कोर्स करूं, सजेस्ट करो मुझे। Wow, तूने तो टेल मी एकदम योर जर्नी, difficult मतलब मुझे thing- जानना है यार। इट इज नॉट वेरी इजी टू कवर ऑल दीज 3 थिंग्स, ठीक है? और उसके बाद भी ऐसा भी नहीं कि जॉब कर रहे हैं, ठीक है? कुशल भाई बोला पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा, जो मैंने कर रखा है वही पूछूंगा इनसे कि बता भाई कैसा है। तो कुशल प्लीज आपकी जर्नी थोड़ी बताओ ना यार, मजा आ जाएगा। नहीं, श्योर, यू पुट मी इन द स्पॉट। तू भी अच्छी पॉडकास्टिंग कर सकता है वैसे, इफ यू वांट टू क्विट कन्वर्सेशन विद एके। तो यार मेरा ऐसा है कि अगर मेरे को डायरेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन कि विच कोर्स वुड आई एडवाइस माय यंगर ब्रदर, अगर कोई आता है तो आउट ऑफ ऑल दीज 3, माय गॉड बहुत टफ क्वेश्चन है ये। मैं एडवाइस करूँगा, अगेन लाइक डिपेंडिंग ऑन उसके एस्पिरेशंस या गोल्स क्या है, बट अभी के हिसाब से आई विल एडवाइस कि फाइनेंस में इफ ही वांट्स टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये सब फील्ड्स में, तो आई थिंक CA with a CFA is like a very good option, very good combo. Then अगर उसको let's say इंडिया के बाहर जाना है, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए ग्लोबल, या तो उसको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन इंडिया के बाहर वाले कंपनीज के करने, यूएस में, यूके में, सिंगापुर में, ACCA would be like a very good option which I'll recommend him. अगर उसको लग रहा है कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मुझे मतलब थोड़ा फिगर आउट करना है लाइफ में क्या करना है अभी आर्टिकलशिप में एक्सेट्रा, एंड जस्ट बाद में देखेंगे क्या करना है, आई वुड टेल हिम कि ओके स्टार्ट विद ACCA, बिकॉज ACCA में क्या है कि 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? यूजिंग दैट FI वाला रूट व्हिच विल डिस्कस। तो 10th के बाद भी ACCA चालू कर सकते हैं। इनफैक्ट आई मेट वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट ACCA जिसने 16 साल की उम्र में ACCA कंप्लीट कर दिया, और वो बेसिकली अभी कुछ कितना 18 साल का है शायद, वो अभी BCG में इंटर्नशिप कर रहा है, बट उसने बेसिकली वो FI रूट की वजह से उसने ACCA कंप्लीट कर लिया, एंड ही बिकेम लाइक द वर्ल्ड यंगेस्ट ACCA, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया। नाउ इससे फायदा क्या होता है कि द रीजन आई एम टेलिंग कि ACCA कर लो स्टार्टिंग में, तो 10th के बाद भी हो गया, लेट्स से 16-17 में अगर कंप्लीट भी हो गया, उसके बाद फिगर आउट करो क्या करना है। CA अगर 17 में, जैसे तूने बताया 17 में शुरू भी कर सकते हैं अगर उसको करना है तो स्टार्ट विद ACCA। अगर लग रहा है और डेप्थ में जाना है तो देन गो फॉर CA, अगर लग रहा है फाइनेंस में जाना है तो देन गो फॉर CFA। सो दिस वुड बी माई एडवाइस टू द यंगर ब्रदर जो अभी कोई मेरे को पूछने आ रहा है। तो टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, द रीजन आई डिड ऑल दीज 3 courses I'll tell you. So I started with CA. I did CA because I wanted to always start my own practice firm, and मेरे को ऐसे था कि यार मैं ऑडिट करूंगा या टैक्स करूंगा, बट मैंने आर्टिकलशिप की और समझ आ गया कि मेरे को ऑडिट टैक्स नहीं करना है।
तो चालू तो कर लिया था मैंने और मेरे को खत्म करना था. दैट वाज द मेन रीजन ऑफ डूइंग सीए. एंड सीए सॉफ्ट स्किल्स में बहुत चीजें सिखाई, डिसिप्लिन, पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, जो मुझे आज भी काम आती है. आई एनरोल्ड फॉर सीएफए व्हाइल आई वाज परस्यूइंग सीए. एंड सीएफए के मैंने 2 लेवल्स ऑलरेडी क्लियर कर लिए थे सीए करते करते ही. द रीजन ऑफ डूइंग सीएफए वाज बिकॉज मेरे को ऐसा था कि यार अभी प्राइवेट इक्विटी में जाना है, वेंचर कैपिटल में जाना है. एंड अर्जुन वुड अग्री विथ मी कि हमारे टाइम मतलब जैसे ही सीए क्लियर हो जाता है ना, सबको ऐसे लगता है कि यार मेरे को ड्रीम है पी में जाना है, वीसी में जाना है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना है. क्यों? क्योंकि सबसे ऐसे लुक्रेटिव जॉब्स लगते हैं और पैकेजेस बहुत ज्यादा लगते हैं. तो मतलब आई थिंक मेरे जैसे लोगों ने भी बहुत पी प्रमोट किया हुआ है पहले यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे वगैरह. एंड सबके थंबनेल पे यही है, ₹1 crore एज अ फ्रेशर, ₹80 lakhs पर एनम पैकेज इफ यू वांट गो टू पी वगैरह. ये सब दोगलापंती है. बट पॉइंट बीइंग कि यार सब लोगों को बहुत फैसिनेशन हो गया है ऑफ गेटिंग इनटू कंसल्टिंग, जैसे बीसीजी, मैकेंजी, बेन, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल. एंड now that I think about this, मेरे को लगता है कि people are not ready to take a plunge into entrepreneurship or start something of their own. ये थोड़ा ड्रॉबैक हो गया है. एंड वंस दे गेट इनटू दीज काइंड ऑफ रोल्स, वो पैकेज इतना हाई हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है, तो वो entrepreneurship में प्लंज लेने से भी थोड़ा डरते हैं बिकॉज उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई हो जाता इट्स है. अ गोल्डन केज जो आपको Yeah. बंद कर देता है. करेक्ट. तो वो अभी काफी लोगों का ये हो गया. तो पीवीसी तो मैंने इसलिए सीएफए किया बिकॉज मेरे को पीवीसी में जाना था. फिर सीएफए कंप्लीट किया और मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार अभी मेरे को इसमें भी नहीं जाना है, क्योंकि मेरा बीसीजी ने रिजेक्ट कर दिया था, कंसल्टिंग ही नहीं होता, तो पी तो दूर की बात है. एंड एसीसीए मैंने किया बिकॉज सीए करने के बाद 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट होते हैं, मेरे को 4 ही पेपर्स देने थे. और मैंने यार सच बताऊं तो मतलब आई डोंट नो, पीपल विल थिंक आई एम लाइंग, बट मैंने चारों पेपर्स इंडिविजुअली मैक्सिमम 2 to 3 days पर पेपर प्रिपेयर करके दिए थे. बिकॉज करिकुलम ऑफ सीए एंड एसीसीए वाज ऑलमोस्ट डिट्टो द सेम. जैसे 4 पेपर्स जो मैंने दिए थे, एसबीआर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो इन्होंने बताया, विच इज वेरी सिमिलर टू सीए का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एसबीएल स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप विच इज नॉट देयर इन सीए, बट ये पेपर इतना प्रैक्टिकल है कि इसमें पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है. पता है क्या है कि एनुअल रिपोर्ट तुमको दे देगी और बोलेगी कि ड्राफ्ट एन ईमेल टू द सीईओ ऑफ द कंपनी आस्किंग हिम फॉर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड सेंड हिम इन एन एक्सेल शीट की व्हाट आर योर थीसिस. तो एकदम प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी. और बाकी 2 पेपर्स थे, एक एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. एएफएम जो सीए का एएफएम है वो एसीसीए का था. एसीसीए का वाज मच इजियर देन सीए का एएफएम. एंड एपीएम इज बेसिकली कॉस्टिंग, जो अपना सीए में कॉस्टिंग होता है वो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है. तो सबके लिए मैंने 2 से 3 दिन प्रिपेयर करके दे दिया था. और मैंने सोचा चलो एक डिग्री आ जाएगी 2-3 दिन 12 दिन के प्रिपरेशन में, तो क्या ही है, मतलब ज्यादा फीस भी नहीं है, 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट है. और मैंने सोचा अगर मैं यूके या सिंगापुर किधर चला गया और अगर मेरे को जॉब चाहिए तो मैं प्रैक्टिस करनी है उधर जाके अलग अलग कंट्रीज में, तो मैं एसीसीए करके मैं वहां पे जा सकता हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक इंश्योर माई लाइफ इन अ मैनर, सिक्योर माई लाइफ, कि यार कुछ भी नहीं चला तो मैं ये डिग्रीज के थ्रू मैं कोई ना कोई कंट्री में जाके कुछ ना कुछ करके जॉब लेके 20 लाख 25 लाख रुपए पर एनम तो कमा ही सकता हूँ. दैट वाज द होल मोटिव ऑफ डूइंग ऑल दिस. एकदम ठग लाइफ मोमेंट हो गया भाई कि इतनी डिग्री कर ली कि कहाँ ये कंट्री जाना है डिग्री कोर्स है हमारे पास. तो गुड यार, मतलब कुशल, नाइस यार. इट इंस्पायर्स अ लॉट बिकॉज इतना हम्बली हमसे पूछ रहा है कि ये सीए के एक्सपर्ट, सीएफए एक्सपर्ट, एसीसी एक्सपर्ट, तो खुद ही पूछ, फिर खुद ही इधर बैठ के जवाब दे. ठीक है, फिर खुद ही बैठ के जवाब दे. ठीक है, बट नाइसली समड अप, बहुत बहुत सही सम अप किया कि किसको, देखो तीनों कोर्स अच्छा है बट तुमको डिसाइड करना है कि विच वन इज द राइट फिट फॉर यू. करेक्ट. और मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी को आगे जाके कंटेंट क्रिएटर बनना है और पॉडकास्टिंग करनी है तो डू ऑल 3, सीए, एसीसीए, तीनों करके कंटेंट कर लो. कंटेंट कर रहे यार हैं. देखो मैं इसलिए एसीसीए कर रहा हूँ अभी. मैं इसलिए कर रहा हूँ. अब लोग साथ में करेंगे. मैं एसीसीए भी कर रहा हूँ. भाई तू कितना करेगा भाई, बस हो गया. इसने बताया ना अभी, सो ही इज आल्सो प्लानिंग फॉर एमबीबीएस एंड यूपीएससी हाँ. आफ्टर 2 years. लॉ भी करूंगा. क्या हो गया भाई, तू बच्चों को पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा भाई? सीएफए टीचिंग शुरू किया तू. वही बच्चे सब कुछ पढ़ाऊंगा. मैं सीएफए पहले पढ़ाऊंगा, फिर एलएलबी स्टार्ट होगा. भाई साहब. बीबी वर्चुअल में सारे कोर्स मिलेंगे. ठीक है. तो इसमें अभी एक बात बताओ, तो 10th के बाद एसीसीए जो कर सकते हैं उसका क्या एलिजिबिलिटी एंड कैसे होता है ये? सो 10th के बाद अपने स्टार्ट कर सकते हैं, वो एफआईए रूट होता है. तो आप जैसे जनरली क्या होता है, कोई भी सीए कोर्स है या सीएफए कोर्स है, वो सीएफए लगे बोला ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं. एफआई क्या होता है, सॉरी? फाउंडेशन रूट. ओके. ठीक है, तो अब जैसे सीए हो गया 12 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं. सीएफए जनरली ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं. तो एसीसीए भी जनरली है आप 12 के बाद स्टार्ट करो, दिस इज व्हाट इज, और या फिर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करो, आपको एग्जाम्स भी मिलते हैं. लेकिन एसीसीए गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप चाहो तो आप 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो. सो दिस इज एन ऑप्शन गिवन, फाउंडेशन रूट. बट अ पर्सनल ओपिनियन मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, कि दिस रूट शुड नॉट बी, अगर देखो अगर आपको बस कुछ होता है कि क्लास 12 आपका कुछ उतना फैंसी नहीं है या आपको उस नहीं लग रहा है, आपको चाहिए कुछ किक चाहिए, तो आप कर लो, दैट इज गुड. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज नॉट अ रूट विच शुड बी गोन
वेंट फॉर एक प्रोफेशनल कोर्स है ये। अब प्रोफेशनल कोर्स आप 10th के बाद स्टार्ट कर रहे हो, दैट मैच्योरिटी इज नॉट देयर एट दैट टाइम। तो 12th पहले अपना कर लो, और आप 12th के एज में, एक बच्चे एज में हो, वो एज ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा हसल करो। 12th तक अपना लाइफ थोड़ा सॉर्टेड रखो, अपना 12th पे फोकस करो, ध्यान दो, ग्रेजुएशन अच्छा कॉलेज ले लो, उसके बाद फिर अपना स्टार्ट करो प्रोफेशनल कोर्स। दिस इज व्हाट इज माय ओपिनियन। गॉट इट। एंड एलिजिबिलिटी फॉर सीएफए एंड सीए, तो सीए तो अपन 12th के बाद ही कर सकते हैं 12th के बाद जो फाउंडेशन होता है। सीएफए में क्या होता है एलिजिबिलिटी? सो सीएफए में 3 कंडीशंस होती है, आप किसी को भी फुलफिल कर लोगे, यू कैन डू सीएफए। फर्स्ट है आप ग्रेजुएट हो, कौन सा ग्रेजुएशन करनी है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंजीनियर हो, आप कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू हैव बैचलर्स आप कर सकते हो। इसका एक जो सेकंड कंडीशन है, बेसिकली उसका एक ईजियर कंडीशन है कि आपकी ग्रेजुएशन को अगर 2 साल है कंप्लीट करने को, तो आप बैठ सकते हो, लेवल 1 एंड लेवल 2 आप दे सकते हो। लेवल 1 आप पहले दोगे, ऑब्वियसली लेवल 2 दोगे। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो, एंड इट्स अ 3 ईयर कोर्स ऑब्वियसली, तो आप अपने सेकंड ईयर में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सपोज 4 ईयर कोर्स है आपका, तो आप अपने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर सकते हो। एंड इन केस आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई है, देन अनदर कंडीशन इज जो आपका चार्टर वाला है, कि अगर आप मिनिमम 3 इयर्स में 4000 आवर्स के आप एक्सपोजर ले लो, आपने फाइनेंस में काम किया हुआ है, या आपने कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट आपने लिया हुआ है, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग सीएफए। सो इवन इफ यू हैव नॉट डन ग्रेजुएशन, यू कैन स्टिल डू सीएफए, प्रोवाइडेड कि आपने इतना काम किया हुआ है। अदरवाइज अपने सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये पहले थर्ड ईयर था ना, ये थर्ड पहले ईयर से थर्ड सेकंड ईयर हुआ है ना? रिसेंटली चेंज हुआ है। पहले आपका था, आप थर्ड ईयर में सिर्फ लेवल 1 दे सकते हो, उसके बाद यू हैव, उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन आपका लेवल 2 आप दे सकते हो। नाउ इट इज चेंज, नाउ दे हैव मेड इट टू सेकंड ईयर। सो व्हाट नाउ अ लॉट, बिकॉज़ आई हैव बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, वो अपने फर्स्ट ईयर में लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, एंड जैसे उनका लेवल सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, दे सिट फॉर द लेवल। मैंने ऐसे सुना था किसी से कि सीएफए ने ये किया था बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि ग्लोबली उनके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस वर गोइंग डाउन, एंड आई थिंक बीच में एक चाइना फियास्को भी हुआ था, जहाँ पर चाइना में नंबर ऑफ सीएफए एनरोलमेंट्स वर गोइंग डाउन सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ द चाइना एडटेक थिंग दैट हैपेंड, जहाँ पर सारे एडटेक कंपनीज चाइना के बैन कर दिए गए थे। तो इसमें ऐसे हुआ था कि दे वांटेड टू हैव लाइक अ लिबरल काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी, ताकि सेकेंड ईयर से ही बच्चा एनरोल कर ले, ताकि मतलब स्टार्टिंग में जैसे ग्रेजुएशन के लिए चला जाए वो प्रिपरेशन शुरू कर दे, एंड लेवल 1 फिर सेकेंड ईयर, लेवल 2 थर्ड ईयर में दे सके, एंड लेवल 3 जैसे ही ग्रेजुएट हो गया उसका लेवल 3 भी हो जाएगा। And see, it makes a lot of sense also. When we are talking about ICAI is a government body. CFA Institute is a private institute. If they see that the registrations are going down, they are going to make the conditions liberal, because they also want as many members as possible. जितने members होंगे उतनी ज़्यादा recognition होगी, and obviously it's a private institute, accordingly the fees will go. And now that we've circled back is such a consulting word. We've gone back to the discussion on registration. मैंने data निकाला था, very interesting data. I'll just share this with you on how COVID impacted, and I'm very sure इसका भी impact हुआ होगा on the liberalization of conditions. तो अगर मैं बात करूँ, this is 2019, the year before COVID, we had the maximum registrations, 270,000 students sat. Across all the 3 levels. Across all 3 levels, I'm talking about global numbers. उसके अगले साल 2020, when COVID hit, आपका सिर्फ एक ही अटेम्प्ट हुआ, वैसे 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, the number went down to 55,000. My So from God. 270,000 we went down to 55,000. बट अटेम्प्ट भी एक हुआ था। तो उसके अगले साल, बिकॉज एकदम से ऑल द स्टूडेंट्स वर वेटिंग, वी अगेन वेंट टू 2 लाख, बिकॉज चारों अटेम्प्ट्स हुए। बट उसके बाद योर नंबर नॉर्मलाइज टू 1,35,000, 1,40,000, एंड नाउ इट इज रिकवरिंग टू 1 lakh. अभी लास्ट ईयर 1,60,000 था। सो दैट इज व्हाट आई सेड कि एकदम से देयर वाज अ सिग्निफिकेंट फॉल एंड स्लोली रिकवर हुआ। सो वो कोविड पे बहुत सिग्निफिकेंट फॉल था, एंड ऑब्वियसली वी आर स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम द नंबर्स व्हिच वर पहले। सो the institute will liberalize the conditions. They would want जितने ज्यादा लोग हो, जितना easy हो. I wouldn't be shocked if like 5 years, 10 years down the line, they're like first year में भी कर सकते हैं. It really depends on how many registrations they're getting. बट फिर लेवल 2 भी दे सकते हैं क्या बीकॉम के पहले? अच्छा, तो सेकेंड ईयर ऑफ बीकॉम में ही लेवल 2 दे सकते हैं ना? लेवल 1 दे सकते हैं ना? सॉरी थर्ड ईयर ऑफ Third year बीकॉम में में लेवल 2 अच्छा, थर्ड ईयर दे सकते सॉरी, हैं? हाँ मेरे टाइम वैसा नहीं था। करेक्ट, मेरे टाइम भी ऐसा नहीं था। जब मैंने सीएफए किया तो Yes, same, मेरे मैंने time पे भी नहीं मैंने था. लेवल 1 Correct. दिया जब मैं Level- थर्ड third ईयर year में of- था, हाँ. और ग्रेजुएट होने के बाद लेवल 2 दे सकते करेक्ट, हैं। पहले वैसा ही था। हाँ. अभी अब चेंज हो गया। टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेवल 1, 2 एंड 3 साल में कितने बार दे सकते हैं? सो लेवल 1 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, एवरी 3 मंथ्स आपका होता है, एवरी क्वार्टर। कौन से मंथ्स? सो आपका होता है, देयर इज फेब में आपका फर्स्ट होता है, देन देयर इज मई, देन देयर इज अगस्त एंड नवंबर। ओके। लेवल 2? लेवल 2 आपका होता है थ्राइस अ ईयर। उसमें आपका जो फेब वाला अटेम्प्ट होता है वो नहीं होता। Okay. फेब के अलावा आपका मई, अगस्त एंड नवंबर जो है वो आपके तीनों होते हैं। एंड लेवल 3 में आपके 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। उसमें फिर आपका फेब होता है इसमें, एंड अगस्त होता है। आपका मई एंड नवंबर नहीं होता। सो 4 times a year, 3 times a year एंड twice.
इतना याद करने में कितना टाइम लग गया? बहुत मेहनत लगी है बहुत, पता है मैं बताता हूँ इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही, ठीक है, फ्लाइट में मैं पूरी स्टडी करके आया, ठीक है, कि यहाँ भी गलती नहीं करनी, अभी ना सब उल्टी की तरह निकल रहा है मेरे अंदर से, ये जैसे सीए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके चलते हैं, लास्ट मोमेंट तक रिवीजन चल रही है यार, अब बस सब वॉमिट आउट रहते हैं, बड़ी मेहनत की है मैंने। मैं तो चिट लेकर आया हूँ कॉपी करेंगे। सो बेसिकली इस रूम को एग्जाम हॉल बना दिया तूने। Actually. और अभी सीए में कैसे है अभी? फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, उसकी क्या पहले फ्रीक्वेंसी? 2 होता था, मई एंड नवंबर, बट अभी तीनों का साल में थ्राइस कर दिया है। अच्छा, तीनों का तीनों कर दिया, तीनों फाइनल का। का भी थ्राइस कर फाइनल दिया? का अभी किया है, पहले Okay. फाउंडेशन इंटर किया था, हाँ. सो नाउ फाइनल इज आल्सो एट पार विद फाउंडेशन इंटर, सो इट इज मई, सितंबर एंड जैन ओके, फॉर ऑल द 3? फॉर ऑल द 3, फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों। तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में सबके एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ फाउंडेशन का एग्जाम मेरे ख्याल से मिड ऑफ द मंथ में होता है, बट मंथ सेम है। ठीक है, लेट्स सर्कल बैक टू Yes. सिलेबस चेंज। सिलेबस चेंज की आपने बात की, एसीसी का आपने कवर कर लिया काफी अच्छे से। सीएफए और सीए में क्या सिलेबस चेंजेस हो रहे हैं? सीए का बताता हूँ मैं। पहले फाउंडेशन में बीच में इन्होंने इंग्लिश वगैरह भी लाया था, हटा दिया, नाउ देयर आर ओनली 4 सब्जेक्ट्स। इंटर में देयर वर 8 सब्जेक्ट्स पहले, ठीक है, अब वो लाके इन्होंने कर दिए 6 सब्जेक्ट पे। तो इसमें अभी पहला पेपर तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स होता है, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, प्लीज एनरोल। उसके बाद तुम्हारा लॉ होता है, आई कैन वाउच फॉर इट। तो सेकंड पेपर हुआ लॉ, थर्ड पेपर हुआ टैक्स, डीटी एंड जीएसटी, ये एक ग्रुप हो गया तुम्हारा। सेकंड ग्रुप में तुम्हारा आएगा ऑडिट, कॉस्टिंग और एफएमएसएम, एफएमएस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएमए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये 3 तुम्हारे पेपर हो गए, तो 6 पेपर्स हो गए तुम्हारे इंटर लेवल पे। फाइनल पे पहले 8 पेपर होते थे, अब इन्होंने फाइनल में भी 6 पेपर कर दिए। सो फर्स्ट इज एफआर, अगेन मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद तुम्हारा प्लीज एनरोल। उसके बाद तुम्हारा हो गया एएफएम, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद तुम्हारा ऑडिट हो गया, ग्रुप 1 खत्म हो गया। ग्रुप 2 में डीटी एज अ होल 1 सब्जेक्ट, डायरेक्ट टैक्स, एंड आईडीटी जो जीएसटी है तुम्हारा, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। 5th पेपर। 6th पेपर इज आईबीएस। आईबीएस इज नथिंग बट अ मिक्स ऑफ ऑल 5 पेपर्स। तो इफेक्टिवली 5 पेपर ही पढ़ना है, क्योंकि छठा तो तुम्हारा अगर 5 ढंग से पढ़ा तो वो हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस तुमको कुछ सेल्फ प्लेस्ड मॉडल देना पड़ता है, 4 एग्जाम, बट वो एक तरीके से कंप्यूटर एग्जाम है, पढ़ के आराम से देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसका, वो फ्लेक्सिबल है। तो इफेक्टिवली मेन पेपर 6 है अभी तुम्हारे। और सिलेबस में स्पेसिफिकली लाइक इज आईसीआई आल्सो ट्राइंग टू मेक इट मोर लाइक एसीसीए, जो काफी प्रैक्टिकल बेस्ड है? इट इज ट्राइंग, जैसे एमसीक्यूज वगैरह लॉन्च किया अभी, 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव। तो जो एमसीक्यूज में उसमें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, दे पुट इन रियल लाइफ केस स्टडीज, उसमें तुम आके आंसर करो। प्लस जो 6th पेपर है आईबीएस, वो लाने का मोटिव ये था कि तुमने 5 पढ़ लिया, अब जब तुम रियल वर्ल्ड में जाओगे तो तुमको तो इंटीग्रेट करके आंसर करना है सबको, राइट, कि सबका नॉलेज एक साथ रिक्वायर्ड रहेगा। सो 6th पेपर लॉन्च ही इसलिए किया था कि यार तुम सबका नॉलेज एक साथ कैसे अप्लाई कर पा रहे हो, वो उस पर्पज से। सो दे आर ट्राइंग, बट आई स्टिल फील देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे एसीसीए का एक चीज अच्छा है कि अगर मान लो तुमको रियल वर्ल्ड में जाके एक्सेल ही यूज करना है, तो भाई एग्जाम भी उसी पे दो ना फिर। तो वो, बट वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मेथड से अभी इसका एग्जामिनेशन चल रहा है, बट यस इट इज वेरी रिगरस, तुमको वो तैयार तो कर देगा। मतलब वैसा नहीं है कि तुम पेन पेपर पे लिख रहे हो तो जाके काम कैसे करोगे, वो तुम जैसे यू सेड, इट इज अ कोर्स जहां तुमको इतना वो घिसा देगा पूरा, वो तुमको तराश देगा पूरा। सो यू आर रेडी फॉर इट, बट यस थोड़ा एडवांस लेवल हो सकता है। इन्होंने कोशिश किया है अभी हर पेपर में एथिक्स डाल दिया कि एफआर के साथ एथिक्स को कैसे अप्लाई करोगे, फिर तुम टैक्स के साथ एथिक्स को कैसे अप्लाई करोगे। टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर है, बट वो चैप्टर है, थियोरेटिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसमें आ जाए तो और मजा आ जाए, मुझे लगता है। सीएफए में चेंजेस हुए? सीएफए में अभी रिसेंट, मतलब नॉट रिसेंटली बट लाइक 1-2 years बैक उनने थोड़ा सा चेंज किया। सीएफए में देयर इज नॉट बीन अ लॉट ऑफ चेंज। आई विल टेल यू क्या क्या चेंजेस हुए। पहले तो हमारे जो सीएफए में है लेवल 1 एंड लेवल 2, अगेन 10 सब्जेक्ट्स, सेम सब्जेक्ट्स हैव बीन देयर। आपका काफी लेवल 2 का सिलेबस हैज नाउ बीन शिफ्टेड टू लेवल 1 में। तो इफ यू वुड रिमेंबर जब आपने लेवल 1 दिया था, देयर वुड बी सम 60 odd chapters, now there are 90+ chapters. So they've put a lot of valuation concepts into level 1. So level 1 are fundamentals, level 2 is generally valuation, level 3 is portfolio. So now what they've done is level 3 में they जो हमारे 10 standard subjects हैं उनको हटा के जो chapters के नाम से, जैसे asset allocation used to be a chapter, हमारा derivatives used to be a chapter, उसके subjects 7 subjects they've made which are independent from the 10 subjects of level 1 and level 2.
बाकी सारा जो आपका स्ट्रक्चर है मोस्टली सेम है. इन लोगों ने बीच में पीएसएम प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल हर लेवल के बाद ऐड कर लिया. दिस इज अगेन सिमिलर टू हाउ दे आर मॉडर्नाइजिंग द कोर्स. जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग है. फाइनेंशियल मॉडलिंग यू डोंट लर्न हाउ टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग. सो बिटवीन लेवल्स देयर आर दीज मैंडेटरी कोर्सेज जो आपको जैसे हमारा जीएमसीएस टाइप का होता है वो आपको ऑनलाइन देखने पड़ेगा. कुछ आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे. सो उससे यू लर्न ऑल ऑफ दीज स्किल्स व्हिच पाइथन से फॉर इंस्टेंस यू नीड टू कोड. तो देयर इज अ लॉट ऑफ चॉइस. यू कैन चूज एनी ऑफ देम एंड यू कैन डू. Now level 3 जो हमारा level 3 में we used to have fixed chapters. We don't have fixed chapters anymore. We have some fixed chapters and जो हमारा portfolio management का इतना बड़ा वाला portion था 30 to 35% जो weightage होती थी बड़ी वाली. Now they have pathways जो आप choose कर सकते हो. There are 3 pathways in CFA depending कि आपको कहाँ पे specialization लेनी है. So there is private wealth, there is private markets and then there is portfolio management. Private markets जो आपका है दैट इज आपका पूरा पीईवीसी हो गया. प्राइवेट कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करते हो, जनरल पार्टनर कौन होता है, हेज फंड्स क्या होते हैं, आपका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पूरा पीई का अगर पीईवीसी में जाना है तो दैट इज वेरी गो. देन देयर इज प्राइवेट वेल्थ. प्राइवेट वेल्थ इज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट जो आपका पर्सनल फाइनेंसिंग की बात होती है कि आप पर्सनली कैसे करोगे. आप पर्सनल अगर आप स्टॉक पिकिंग करनी है तो आप कैसे करोगे. सो दैट इज मोर इन टर्म्स ऑफ जैसे फैमिली ऑफिसेस हो गए, फैमिली वेल्थ प्लानिंग हो गई. एंड देन देयर इज पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो इज बेसिकली योर पब्लिक इक्विटी. जो भी आपके लिस्टेड शेयर्स है या जो भी आपके लिस्टेड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड डेरिवेटिव्स है, उसमें पैसिव स्ट्रैटेजीज, एक्टिव स्ट्रैटेजीज, कैसे पैसे कमा सकते हो, आर्बिट्राज, दिस दैट इन द अदर, वो आपका एक पाथ हो गया. तो वो आपकी स्पेशलाइजेशन यू कैन टेक. बट दैट इज अगेन लेवल 3. लेवल 1 एंड लेवल 2 हैव मोस्टली रिमेन द सेम. आपका वेटेजेस थोड़े बिटवीन सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं. थोड़ा लेवल 2 से लेवल 1 में ज्ञान चला गया. बट अदरवाइज द स्ट्रक्चर इज फेयरली द सेम हाउ इट इज. फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये सब ऐड हो गया ना अभी. ये ऐड हुआ है एज प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल्स. जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस है वो आपको देखने हैं. दे टीच यू बिटवीन लेवल्स. तो वो एग्जाम नहीं होता है क्या? वो एग्जाम नहीं. आपको तीनों एग्जाम्स यही है. अच्छा, आपको okay. एक्सेल अभी भी नहीं करना. अगेन जस्ट लाइक आकाश सर सेड देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर सीएफए टू गो एज वेल. हम लोग एक्चुअली द वन गुड थिंग अबाउट एसीसी इज दे टीच एक्सेल. As people who are doing CFA जिसका सारा काम ही एक्सेल पे, हम लोग कभी एक्सेल नहीं यूज करते. हम लोग अभी भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे टक 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 करते रहते हैं, which makes no sense. But well, it is what it is, right? But हाँ, at least they're introducing these courses so that one knows कि how to practically do it on Excel and other. CFA scholarship की बात करते हैं. How do you think one can get the scholarship? Any tips for them to apply for the scholarship? CFA की access scholarship होती है. As the name suggests, access means to make the course more accessible to people. तो आपका जो CFA में हर लेवल का कॉस्ट होता है, मैंने बोला approximately 1 लाख आपका होता है. So to be exact, it is $1,140. That goes down per level to $400. That is 35,000 आप हर लेवल में कर सकते हो. इसके लिए क्या होता है, आपका स्कॉलरशिप विंडोज खुलती है. यू हैव टू ट्रैक ऑन द सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कि कब एप्लीकेशंस खुल रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं. उसमें आपको क्या देना होता है, आपको बस अपनी 2 डिटेल्स देनी पड़ती है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो एंड आपके कितने एसेट्स हैं. वो भी रेंज में देने पड़ते हैं. लेस देन $10,000 इज द लोएस्ट वन एंड लेस देन $25,000 इन एसेट्स इज द लोएस्ट वन. एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती है, आपका वेटिंग नहीं होती. ऑफ कोर्स दे से दैट स्कॉलरशिप ऑडिट हो सकती है. मैंने प्रैक्टिकली आज तक नहीं सुना. आपको स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलेगी, आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है वहां पे. आपको क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप बहुत गरीब हो, उस बेसिस पे अब स्कॉलरशिप नहीं मिलती है. हाँ, मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है. आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलेगी? बिकॉज यू जस्ट टेल देम कि why is CFA as a course relevant for what you want to do in life? That you don't have the means to do CFA, but CFA is so pertinent, it is so important to what your career needs to look like कि आपको CFA करना इतना important है. वो उसके लिए ऐसे 300 वर्ड्स का आपको देना पड़ता है. वो ऐसे आप दे दोगे, वो ऐसे फिर वेट करेंगे केस टू केस बेसिस पे. एंड इफ यू अगर आपका सिलेक्ट हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. एंड यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप मल्टीपल टाइम्स. हर स्कॉलरशिप आपका एक अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होती है. तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग आपको अप्लाई करना. Give me an example of a sample answer, sample question and a sample answer कि CFA scholarship application में ये पूछा और इसका ये sample answer होना There is चाहिए. just one essay that you have to give. Multiple questions नहीं होते. Okay. आपको क्या सिर्फ क्वेश्चन एक क्या होता है? क्वेश्चन ये जो मैंने आपको बोला, हाउ डू यू थिंक द CFA प्रोफेशन या द CFA प्रोग्राम वुड बी बेनिफिशियल. ठीक है, give me a sample answer for this 300 words. So, okay, I think it's if we structure, obviously paras बनाएंगे. First para should have your introduction. आप बता दो and उसी para में लिख लो how you're interested in नहीं, I don't finance. want this. You assume you are applying for the scholarship. I want you to like just tell me the 300 words का answer. What is the answer that you will write? ये तो पढ़ा ही नहीं था. ना. इसकी चिट मेरे पास है. ये मेरे पास पढ़ा हुआ है. मैं पढ़ के बता Yeah, दूंगा. sure. पढ़ के should I take it over? Sure. रुको, let me take it over. इतना ज्यादा ना. ये out of 2:30 बजे syllabus उठने के बाद इतनी हिम्मत नहीं है Out मेरे of में. syllabus question. Which I will take it over. रुको.
तब लगा लो कुछ और बात कर नहीं लो। पर ठीक, अगर मान ले दो, मैं और मेरा फ्रेंड है, उसने सेम ऐसे लिखा तो भी वो एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब हम दोनों डिफरेंट लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा वहां जो चेक करने हाँ, वाले यार- वो यार डिफरेंट पता है थोड़ा पहले- सा बदल लो ना। पहले क्या होता था पता है, मेरे टाइम जब हम सीएफ, मैंने भी अप्लाई किया था बाय द वे स्कॉलरशिप मिला? के लिए, और मैंने नहीं मिला। अच्छा मैंने नहीं बोला- मिलना अच्छा, चाहिए, मिलना तो exactly, फिर भाई मतलब- कैसे, गरीबों की मदद के लिए है वो। भगवान मैंने करे लिखा था, ऐसे सब लोग मैंने लिखा अप्लाई था मैं करें। कितना गरीब हूँ और क्या है वगैरह वगैरह। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मेरी हॉस्टल में सब लोगों ने इतनी मारी, बोले भाई तुम क्यों डाल रहा है ये वाला एप्लीकेशन। मैं बोला भाई गरीब हूँ यार, डालना है, मेरे को स्कॉलरशिप चाहिए। मेरे को बाद में पता चला, तो मेरा एक दोस्त है भाई, वेरी वेल टू डू फैमिली, आरबीजी हॉस्टल में सबसे अमीर लड़का, उसको मिली स्कॉलरशिप। उसने पूरा लिखा आई कम, मतलब मैं, मेरे पापा एग्रीकल्चर, ये फार्मर वार्मर, उसने कुछ भाई लिखा, और उसने साहब। कुछ तो भी वो एकदम बढ़िया फॉर्मेट लाया था। मैंने उसको पूछा क्या कैसे मिला, क्या मिला, वो बोला, उसने मेरे को बताया कि पहले हमारे टाइम, आई डोंट नो नाउ, 2019 में लॉटरी सिस्टम से थोड़ा होता था। मैंने भी यही सुना हाँ, था। एंड वहां पर क्या करते थे कि यार वो मतलब लॉटरी सिस्टम के पे चिट्स निकाल, मतलब जो भी कैसे भी होता है, बट वो नाम वैसे लकीली वैसे होता है, जैसे यूएस वीजा का लॉटरी सिस्टम नहीं होता है, वैसे हाँ, सीएफए के वैसा। स्कॉलरशिप भाई वैसे साहब। निकलते थे। मेरे को भी, मैंने भी यही सुना था। हाँ तो कि लॉटरी सिस्टम में भाई जिसको लगा लगा। हाँ करेक्ट, तो लक फैक्टर भी काफी प्ले करता है। बहुत ज्यादा play। अभी भी है वो चीज। या 100%। Sample वो ऐसे। आप सेम टू सेम दो कर लो, एक मैं कर वही तो लो। बोल रहा था भाई, अभी तूने सैंपल ऐसे दे दिया आप यूट्यूब पे, हाँ। सब पूरा 10,000 जनता वही कर रही है, सब सेम सेम ऐसे। Well, जनहित में जा रही है। बताओ। अरे okay, so this is how it reads. I am writing to express my interest in CFA Level 1 scholarship. My career aspirations are firmly anchored in the dynamic realm of finance. भाई पर- Emerging from a humble and rural background, I have consistently demonstrated academic excellence with limited resources. My commitment to continuous learning remains unwavering as I diligently update myself on finance and investment related topics on a regular basis. I have achieved a significant milestone by clearing both groups of the Chartered Accountancy course, and I am currently preparing for the CA finals. My educational journey also includes the successful completion of my bachelor's degree in accounting and finance. Presently, I am gaining practical experience as an audit article with XYZ firm. Okay. Despite coming from a tier 2 city, I not only earned the recognition of intern of the month, but I was also part of the core audit team for the audit of India's largest public sector undertaking. This is an accepted scholarship application, by the way, I'm reading from. At a central level, additionally, I successfully presented a paper at state level CA Students Conference, followed by presentation at an international conference in 2023. To augment my skills and knowledge, I have proactively pursued various certifications in financial modeling, Python, and technical and fundamental analysis. I have also cleared NSE certification in equity derivatives and financial markets, so कोई नहीं check करने वाला है. To support my family's financial needs, I ventured into freelancing, creating financial models and Python codes for various firms. ये 300 वर्ड है ये 1000 वर्ड हो गया यार, ये तो भाई, ये तीन- हाँ। ये 300 मेरे ये को 300 जिंदगी कम में- है, 250 वर्ड है. इतनी अंग्रेजी नहीं आती भाई जितना तूने बोल दिया आज। मेरा एप्लीकेशन पता है क्या होता, हम बहुत गरीब फैमिली से, हमका स्कॉलरशिप दे दो, हमको अंग्रेजी भी नहीं आती है, हमको इतने गरीब है कि अंग्रेजी नहीं आती हमका, प्लीज स्कॉलरशिप दे दो। भाई इतनी इंग्लिश तुमको आती है तो तुम गरीब ही नहीं हो फिर, क्यों दे तुमको स्कॉलरशिप, मैं तो नहीं देता। वो इंस्टीट्यूट वाले तेरे रील देखते ना, BMW वाला, वो तेरे को भी नहीं देते, तेरे को भी स्कॉलरशिप नहीं देते। तो ये तेरा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन I है? did not apply for scholarship. अच्छा, you didn't apply नहीं, but this is a friend Because- of mine who applied to scholarship. because you are very rich, that's why. No? Huh? Because you are very rich. Just as much as you. मेरे पास कितने करोड़ हैं? भाई साहब सब अमीर है क्या? विशाल सर अपन तो नहीं रह गए। हाँ, भगवान करे सब आप जितने गरीब हो. बेबी सर थोड़ा तो ये अभी इसमें फिर कितना टाइम लगता है, लाइक स्कॉलरशिप अप्लाई किया एंड देन कितना टाइम लगता है? So अगर मैं अभी बोलूं, अब जो करंट आपका चल रहा है, so अभी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशंस आर ओपन एज वी स्पीक फॉर द मे अटेम्प्ट. वो एप्लीकेशन अबाउट 1 महीने खुलती है, 12 आई थिंक अगस्त को खुली थी एंड 1 सितंबर को क्लोज हो जाएगी. उसका रिजल्ट 30 सितंबर को बता देंगे कि आपको मिली या नहीं मिली. एंड दिस इज फॉर द मे अटेम्प्ट. इससे क्या बेनिफिट होता है, आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए अभी भी एलिजिबल होगे इन केस आपको नहीं मिली स्कॉलरशिप. पहले ऐसा होता था कि स्कॉलरशिप का विंडो ही ऐसा था कि बताते थोड़ा लेट थे, तो अगर तुम्हारा वो विंडो गया तो तुम्हारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट वाला टाइम भी लैप्स हो जाया करता था. ऐसा हुआ. By the way, I really like the clarity and the crisp and the focused answers that you are giving. इतना prepare करके आया, भाई मतलब बेचारा, honestly I've बिना become से- like a fan of you in this Oh, podcast thanks. and काफी से यार इसके लिए भी रैंक चाहिए जो. नहीं I really like the way all the, मतलब एकदम ऐसे डिटेल में like you had the scholarship application and all that is very helpful. बस लास्ट क्वेश्चन ऑन द CFA before we go to CA ACCA. तो प्लेसमेंट का मेरे को एक्चुअली तीनों का डिस्कस करना है. CFA में लेवल 3 क्लियर करने के बाद कुछ प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है? प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है.
एंड आई वुड से प्लेसमेंट सपोर्ट ही मिलता है. इट्स नॉट जैसे MBA के कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट्स नहीं होते, बट आपको सपोर्ट मिलता है. सपोर्ट कैसे मिलता है? वंस यू बिकम अ चार्टर होल्डर, इट्स नॉट लेवल 3 क्लियर, वंस यू बिकम अ चार्टर होल्डर, यू बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो उसके बाद इंस्टीट्यूट का एक जॉब पोर्टल होता है. उस पे देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स, टू बी एग्जैक्ट अबाउट 3.6 थाउजेंड. आप बोलोगे मैं बहुत प्रिपेयर करके हूँ, ठीक है. 3.6 थाउजेंड एंटिटीज हैं who have registered on the job portals. As we speak, there are about 1200 open jobs right now. तो वहां पे वो लिस्ट होती है कि ये जॉब्स ओपन है. इस पे अगेन देर आर गुड फॉर्म्स. सो दिस बैंक ऑफ अमेरिका, मैंने सिटी का ओपनिंग देखा था, JP मॉर्गन की ओपनिंग देखे थे. सो दोज आर पोस्टिंग्स यू कैन सी कि आपको इंडिया में लेना है, गुड़गांव में लेना है, बॉम्बे में लेना है, बाहर लेना है. सो ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट दैट्स अबाउट इट. इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर. उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू. वो आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा. So it acts like an aggregator of sorts, but that is where it ends. And even the society, so there's the CF Institute in US. It has various chapters in different jurisdictions. So India maybe there's the CFA India Society. तो वहाँ पे भी you go तो वहाँ पे भी job openings होती है. It takes you to the CF Institute website, so you can apply for jobs. But that is what you get. देखो ये सब नंबर्स याद कैसे रहते? 3600 और ये मैं सारे? क्योंकि सुबह 2:30 बजे उठा हूँ और मैंने 2.5 घंटे की फ्लाइट में यही तो किया है. फाइनल में ऑल इंडिया रैंकर हाँ. था क्या तू? नहीं आई ना, इसलिए तो अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ. तब मेहनत की इंटर नहीं में- है. इंटर में रैंकर था? इंटर में कौन सी रैंक थी इंटर में? फर्स्ट रैंक इंटर में? यार वन था यार, भाई. वन था इंटर में. अर्जुन मेहरा. वाओ. ऐसे चश्मा ऐसे फोटो थी. एंड फाइनल में रैंक नहीं आई थी. फाइनल में नहीं, तो- फाइनल में कंसल्टिंग में था ना मैं. तो फाइनल में जब रिजल्ट आया तो क्लियर होने के बाद यू वुड हैव बीन वेरी सैड. रोया था क्या? ना आई न्यू फ्रॉम द गेट गो व्हेन आई स्टार्ट फॉर द एग्जाम्स रैंक नहीं आने वाली है. आई एक्चुअली न्यू फ्रॉम द प्रिपरेशन स्टेज की नहीं आने वाली, बिकॉज व्हेन आई वाज क्योंकि डेट करने लग गया था ना तू हाँ. इंटर और काश वो तो फिर भी अच्छा रीजन होता ना. अच्छा रैंक नहीं, लड़की तो मिली, कोई बात नहीं. दोनों ही नहीं मिली. वही एग्जैक्टली इसलिए जरूर रोया था मैं कि यार एटलीस्ट रैंक नहीं तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट गर्लफ्रेंड ही बन जाती. बट नहीं ऐसे फर्क वो आई न्यू फ्रॉम द गेट गो. आई वाज एक्चुअली वेरी एग्जॉस्टेड बिकॉज CFA भी तीनों लेवल्स कर लिए. BCG had a lot of work to do. I did not have that energy which I had in inter to study उतना. तो I was like यार ठीक है इतना कर लिया, निकाल. वैसे ऑनेस्टली बताओ तो रैंक वैंक इज अ गुड एंट्री पॉइंट टू गेट अ जॉब, बट आफ्टर लाइक लेट्स से 5 इयर्स और 10 इयर्स इतना मैटर भी नहीं करता. नॉट इवन 5, मुझे लगता है 2-3 साल के बाद ही हाँ, इतना वो matter वाइप ऑफ नहीं हो जाता है I प्रीमियम जो feel तुमको a मिलता है. rank always helps in one level. Inter का rank will help you in your articleship. Or your industrial training. Your final ka rank will help you in your first job. Good But point. your second job will be based on your experience. Because Correct. rank पे base पे लोग देते क्यों है jobs? It's a good proxy, right? कि बंदा जो है वो शायद अच्छा काम करे based on an application. जैसे आज देखो BB वर्चुअल्स में तेरे CA फाइनल के स्कोर के बेसिस पे नहीं लिया नहीं, है. इंटर के score पे. Experience के basis पे लिया है. Experience के basis. शायद ही बंदा कुछ उखाड़ ले. Exactly, not because of the score or the rank in your inter. Yes. Because of the fact that शायद ये उखाड़ ले. Correct. Yeah. उखाड़ेंगे. So guys, we're starting global courses, ठीक है? जैसे आकाश सर की क्लासेस है, मेरी CFA की क्लासेस स्टार्ट हो रही है. Please consider buying. विशाल सर की ACCA की क्लासेस स्टार्ट हो रही है. Please consider buying. We'll be going live very very soon. And yes. कब से सोच रहा था कब मैं बोलूं इंटीग्रेट हल्का कि मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरा भी कोर्स आ रहा है, मैं भी कमाऊंगा 20,000 रुपया पर महीना. Yes. And I don't vouch for this. This video मजाक is कर रहा हूँ. totally not sponsored by Arjun Mehra, ठीक है? ये तो बुरा मान जाएगा. I don't vouch बोल दिया मैंने. नहीं, we vouch for it. Yes. It's damn good. नहीं, but very interesting. ACCA में प्लेसमेंट सो सपोर्ट. प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होता उसमें. जॉब पोर्टल है आपका ACCA का. सो जो सारी जो इंटरनेशनल जो भी जॉब लिस्टिंग्स होती है इंडिया की, इंटरनेशनल की, सारे उसमें आते अवेलेबल्स होते हैं. तो जो हायरिंग होती है कंपनी जनरली बिग 4 इंडिया की अगर बात करूं, बिग 4 ऑफशोर डिपार्टमेंट्स. नाउ इन द लास्ट 2-3 years आई हैव सीन कि जो जैसे BDO इंडिया है, they are also hiring ACCAs. India departments also they are hiring ACCAs. Startups hire ACCAs. तो ये सब जो लिस्टिंग्स होती है वो जॉब पोर्टल पे आती रहती है, बट दे डोंट प्रोवाइड कैंपस प्लेसमेंट्स. अच्छा, Got it. CA का तो आई थिंक CA में तो कैंपस प्लेसमेंट, इसमें CA जीत जाता है. यस, Yes, V1 वो- हमारा प्लेसमेंट है कैंपस का, बट अच्छा है. दे आर आल्सो वर्किंग ऑन इट. थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि और कंपनीज लाए, बट डूइंग गुड. Yeah, Akash, I'll ask you a controversial question. Do you think that doing CA is enough today, or should one pursue additional qualifications with CA? सी इट ऑल डिपेंड्स. तुमको CA के बाद क्या करना है. मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ. मैंने जब CA किया, रैंक तो नहीं आई, बट पहले अटेम्प्ट में सब क्लियर हो गया था. सो आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब इन फाइनेंस. ठीक है, अब उस समय ना
सीए को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता है फाइनेंस में, या तो ऑडिट ले लो या टैक्स ले लो तुम, ठीक है? फाइनेंस में नहीं मिल रहा था प्रेफरेंस, सो देन आई थॉट कि मैं सीएफए शुरू करूंगा, तो आई गेव लेवल 1 के बाद मेरे को एक आध जगह से ऐसा ऑफर आया कि चलो हम फाइनेंस में कंसिडर करेंगे। सो आई फील अगर तुमको सीए करने के बाद अगर ऑडिट टैक्सेशन वाली ट्रेडिशनल फील्ड में नहीं जाना है, एंड इफ यू वांट टू गो इन जैसे प्राइवेट इक्विटी हो गया, आईबी हो गया, तो यू नीड टू कंसिडर डूइंग एडिशनल कोर्सेज लाइक सीएफए। अगर तुमको सीए करने का ग्लोबल जाना है तो या तो सीपीए कर लो या आईसीसीए कर लो, ठीक है? अगर तुमको सीए करने का फर्म खोलनी है तो नो नीड टू डू एनी अदर कोर्स, भाई तुम सीए करो और फर्म में मेहनत करो, वहां काम वगैरह सीखो। सो इट ऑल डिपेंड्स। सीए स्टैंडर्ड ऑन बेस पे तब अच्छा है जब तुमको इसी डिपार्टमेंट में काम करना है और सीए रिलेटेड काम करना है, सफिशिएंट है वो। लेकिन उसके बाहर जाना है, थोड़ा फोटे से हटके कुछ करना है, देन यू नीड द क्वालिफिकेशंस दूसरे। एंड सीपीए तो बोल रहा है कि बेसिकली यूएस वगैरह में अगर हाँ, जैसे certifications ऑस्ट्रेलिया जाना करवाने है तो हैं, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया सीपीए अलग है, करवाने यूएस का सीपीए अलग है, Okay. तो जिस कंट्री में फिर तुमको शिफ्ट होना है उसका फिर सीपीए अकॉर्डिंगली करो। सो आई फील हम्म। एडिशनल डिग्री तब होनी चाहिए, सिर्फ नाम क्या के लिखने के लिए नहीं, हम्म। वो तब होनी चाहिए जब तुमको लगता है कि ये मेरे आगे प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम आने वाली है, काम में मेरे, तो करो। और एक बात बता, अभी सीए बनने के बाद हाउ इज द एंटायर प्रैक्टिस वर्सेस जॉब लैंडस्केप चेंजिंग? तो सीए बनने के बाद अभी क्या हो रहा है? लाइक लोग प्रैक्टिस में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सी एग्जैक्टली? एज फार एज आई एम सीइंग, जितना मैं देख हम्म। रहा हूँ ज्यादातर लोग जॉब में ही जा रहे हैं। द रीजन बीइंग, वो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना, थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तो बहुत ही बढ़ गई है, बट ओवरऑल अगर देखें तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोग की थोड़ी कम हो गई है। बिकॉज फर्म जैसे तुम खोलोगे, इतना कंपटीशन है। अभी वो तुम ये भी सुनोगे कि वो जियो ऑफर कर रहा है, रिलायंस ऑफर कर रहा है कि हम इतने पैसे में तुम्हारा आईटीआर फाइल कर देंगे, जबकि सीए का काम सिर्फ वो नहीं होता क्या है। क्या क्या ये वो कुछ तो बोला 24 रुपीज या 240 24 रुपीज में, रुपए हाँ में? ऐसा कुछ आईटीआर फाइल कर देंगे, बट उनका मेन मोटिव आईटीआर फाइल करना ही नहीं। उनका मेन मोटिव है तुम्हारा फाइनेंशियल डेटा लेंगे और अकॉर्डिंगली तुमको फिर वो एड्स वगैरह दिखाएंगे, जो भी है। सो चेंज हो रहा आई है फील ट्रेंडिंग। ज्यादातर लोग जॉब के टूवर्ड्स ही जा रहे, बिकॉज ऑफ द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी हम्म। कम हो गई है उस और मुकाबले में। प्रैक्टिस में मतलब जो लोग जा रहे हैं, मैंने मतलब ऐसे मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि अभी जैसे 4 लाख मेंबर्स है, उसमें से 1,50,000 या 1,60,000 आर इन प्रैक्टिस, बाकी के जॉब में। एंड ऑल्दो दिस इज नॉट अ पब्लिश डेटा, बट माय गेस इज कि अगर हर साल लेट्स से 25 से 30,000 सीएस बन रहे हैं, माय गेस इज दैट कि यार 90% ऑफ देम वुड बी गोइंग टू अ जॉब एंड अग्रीड 10% वुड बी डूइंग समथिंग अदर देन जॉब, मे बी प्रैक्टिस True. या मे बी देयर बिजनेस या कुछ भी, मतलब उनका खुद True. का। एंड इसमें अभी जैसे सीए में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो जॉब्स भी है ना, अभी द रीजन दिस इज हैपनिंग इज आल्सो बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पहले सीएस को नहीं मिलते थे रोल्स, वो अभी मिलना थोड़ा शुरू हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बीसीजी, मैकेंजी या प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल कोई भी सीएस को हायर नहीं करते थे पहले 2010 2012 2010 में। इनफैक्ट बीसीजी में आई थिंक कुछ ऐसे वन ऑफ द फर्स्ट सीएस हायर किया था। प्राइवेट इक्विटी में भी आई थिंक 2018 में या 19 में, मतलब ऐसे फर्स्ट सीएस को हायर किए थे। तो अभी काफी सारे रोल्स ओपन अप हो रहे हैं। एंड इनफैक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होता है उसमें भी अभी प्राइवेट इक्विटी, वेंचर True. कैपिटल, उसमें भी वो Right, सीएस को ले रहे हैं बिकॉज हम्म। सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में मिल जाते हैं, लाइक लेट्स से Correct. 25,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ, एंड फुल टाइम रोल है। तो लॉट ऑफ दीज वीसी फंड्स आल्सो, पी फंड्स, दे आर नाउ रिक्रूटिंग सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनीज। एक साल काम करवा लेते हैं एंड देन मोस्टली उनको ही पीपीओ दे देते हैं Correct. ऑफर, एंड देन वो उनको हायर कर देते हैं। तो ऐसा भी Agreed. ट्रेंड काफी Agreed. हो रहा है। तो फिर लास्टली अभी जस्ट इसमें एक थोड़ा डिटेल में सेगमेंट है, वर्क प्रोफाइल्स की बात करते हैं। तो सीए, सीएफए, एसीसीए तीनों में आप तीनों वन बाय वन करके एक्सप्लेन करोगे कि ये रेलेवेंट डिग्री करने के बाद क्या क्या टाइप के वर्क अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे जॉब मार्केट में, एंड हर एक वर्क अपॉर्चुनिटी को थोड़ा ब्रीफली 1-2 मिनट में अगर डिफाइन कर सकते हो कि ये जॉब प्रोफाइल में ऐसा काम होगा, ये एक्सपेक्टेड रहेगा। ओके, सो जैसे इसी की बात करूं तो पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जिसमें लाइक ट्रांजैक्शन लेवल पे अकाउंटिंग करनी होती है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहता है, उसको फिर ऑडिट कराना होता है। दूसरा होता है FP&A, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। सो दिस रोल इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बजटरी पॉइंट, कि आपका इस साल का क्या बजट था, अगले साल का आपने क्या बजट बनाया, इस साल का बजट क्या था और एक्चुअल क्या था, व्हाट इज द डेविएशन, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर का बजट्स को रिवाइज करना। फिर तीसरा आता है बिजनेस फाइनेंस भी आता है। बिजनेस फाइनेंस में क्या हो जाता है, सीइंग थिंग्स फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, इंटीग्रेटिंग बिजनेस विद द फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पे लेट सपोज अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज करना है या नहीं लेना, ये सेगमेंट को लॉन्च करना है या नहीं करना है, तो उसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लिंक करके देखना चाहिए, व्हाट विल बी द ROI, व्हाट विल बी द रिटर्न, व्हाट इज द सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये सब रोल ओपन होते हैं। फिर एक इंडिया में जो रोल पर्टिकुलरली जो है वो ऑफशोर डिवीजन ऑफ द बिग फोर्स, तो वो वाला रोल अगेन ओपन हो जाता है यहाँ पे। फिर नाउ इफ यू गो टू ग्लोबल मार्केट्स, नॉट इन इंडिया मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में IB भी इसी चीज को प्रेफर करती हैं, नॉट इन इंडिया मार्केट्स बट ग्लोबल मार्केट में दे आर प्रेफर्ड। डील एडवाइजरी ऑल्सो ग्लोबल मार्केट्स में दे आर प्रेफर्ड।
Okay, so once you do CFA, finance के सारे roles open up to you. There are a lot of roles in finance. I'll try to make it quick. So if you were to divide the roles, there are public markets and then there are private markets. Public markets मतलब कुछ भी listed securities की बात हो, तो इस पे आपके कुछ public equity firms होते हैं. इस पे आप सारा काम करते हो in respect of portfolio management. अगर आपके पास जो भी बड़े बड़े clients आते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, कौन सी securities में invest करना है, लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. इस पे आपके इक्विटी रिसर्च हो गया, डेरिवेटिव्स रिसर्च हो गया, आप मार्केट को स्टडी कर रहे हो एंड यू आर रिलीजिंग दीज रिपोर्ट्स. जैसे आपने देखा होगा बैंक ऑफ अमेरिका के रिपोर्ट्स आते हैं, सिटी के रिपोर्ट्स आते हैं, HSBC के रिपोर्ट्स आते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउ द मार्केट इज परफॉर्मिंग, हाउ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज परफॉर्मिंग. उस पर डिटेल रिसर्च करना, आपको रिसर्च रोल्स मिल जाते हैं. एंड मेजरली आपका पब्लिक इक्विटीज लिमिटेड. जो मेन आपका रोल्स ओपन अप हो जाते हैं, दोज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट मार्केट्स, जो आपका पूरा डील मेकिंग प्रोसेस होता है. तो अगर मैं एक डील मेकिंग प्रोसेस की बात करूं तो क्या होता है, आपके HNIs होते हैं. HNIs आर पीपल हु आर सुपर सुपर रिच. जैसे आकाश सर, ठीक है, आकाश सर HNI हो गए, ठीक है. आकाश सर के पास बहुत सारे पैसे है. अब आकाश सर को पैसों को इन्वेस्ट करना अपने 20,000 रुपए महीने के, ठीक है. अब वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड में रिटर्न रिस्ट्रिक्टेड होती है. दे वांट अ हायर रिटर्न. तो वो ये सारे जो पैसे हैं वो डाल देते हैं इनटू बाय साइड फर्म. बाय साइड फर्म्स क्या होते हैं? प्राइवेट इक्विटीज एंड वेंचर कैपिटल्स. ये लोग क्या करते हैं? दे इन्वेस्ट ऑल ऑफ दिस मनी इनटू स्टार्टअप्स. जो वेंचर कैपिटल है, दे इन्वेस्ट द मनी इन स्टार्टअप. कि स्टार्टअप में आपने बहुत सारे पैसे इन्फ्यूज कर लिए, ओवर द ईयर स्टार्टअप बड़ा हो जाएगा, जब IPO होगा तो बहुत सारा रिटर्न मिलेगा. प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या होती है? वो स्टार्टअप से आगे वाली जो फेज होती है, जो मीडियम साइज कंपनीज होती है, उसमें इन्वेस्ट करती है एंड दे टेक इट टू IPO. इसलिए हम इनको बाय साइड बोलते हैं, बिकॉज दे आर बाइंग द शेयर्स, द इक्विटी इन दीज कंपनीज. तो आपको रोल्स मिल सकते हैं इन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल. अगेन दीज आर द क्रीम रोल्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें आपके पास बहुत सारी टारगेट एंटिटीज आएंगी. यू आर गोइंग टू इवेल्युएट द कंपनी की इसमें हमें पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं. दैट इज वन पार्ट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इट. फिर आपका होता है मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज. पोर्टफोलियोज आर योर पोर्टफोलियो कंपनीज, जहाँ पे एग्जिस्टिंग आपने पैसे ऑलरेडी डाले हुए हैं, उनकी मैनेजमेंट की द कंपनी डज सो वेल कि कंपनी बढ़ जाए. these are the two works that you generally do in a PE and a VC. PVC में सिर्फ आप किस कंपनी, किस स्टेज ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका डिफरेंस होता है. नाउ द थिंग इज, हाउ डू वी लिंक दिस PVC को टारगेट्स मिलेंगे कैसे? यहाँ पे बीच में आपका इन्वेस्टमेंट बैंक आ जाता है. इन्वेस्टमेंट बैंक को हम लोग बोलते हैं सेल साइड. तो क्या होता है, जो टारगेट्स है, जो स्टार्टअप्स है, जो कंपनीज है, इनको पैसे चाहिए, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अप्रोच करती है. इन्वेस्टमेंट बैंक्स इनके लिए एक पूरा सेल्स पिच बनाती है. उस सेल्स पिच में वो सब कुछ बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसी है, फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होगी, प्रोजेक्शंस वगैरह क्या होंगे. ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक बना के ये पिच करती है टू दीज PEVCs कि आप इसमें पैसे डालो. इसलिए हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स को सेल साइड बोलते हैं. अब आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, आपका क्या काम होगा? जो भी ये सारी टारगेट कंपनीज हैं, इनके रिस्पेक्ट में पिच बनाना फॉर द PEs एंड द VCs. पूरा इनके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्शंस करना. जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग दोनों PE VCs करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बाइंग, बट आप करोगे फाइनेंशियल मॉडलिंग इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलिंग. तो आप प्रोजेक्शंस बनाओगे, डिस्काउंट रेट्स कंप्यूट करोगे. यू आर गोइंग टू बी इन वेरी क्लोज टच विद बोथ PEs एंड VCs. तो दैट इज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क आल्सो इन दीस फील्ड, बिकॉज वहां पे आप बहुत ज्यादा पैसे मैनेज कर रहे हो एंड यहाँ पे देयर आर मेनी फर्म्स दैट यू आर पिचिंग एंड द डील साइज गो इनटू बिलियंस आल्सो. सो दीज आर लाइक द क्रीम रोल्स. अगर आप थोड़ा टेक्निकली आप savvy हो, अगर आपको क्वांट्स पसंद है, मैथ्स पसंद है, तो हेज फंड्स होते हैं. हेज फंड्स दे डू वेरी ट्रिकी टैक्टिक्स. जो आपका जैसे अगर आपको क्विकली आर्बिट्राज एज एन, आपको कुछ भी मार्केट में डिफरेंस 1 सेकंड 1 माइक्रो सेकंड में अगर कोई डिफरेंस आया मार्केट, आपको कैप्चर करना है अल्फा को, वो सारी स्ट्रैटेजीज हेज फंड्स बनाते हैं. आप हेज फंड वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बट हेज फंड में आप वो काम करते हो. देन देर आर एंसिलरी जॉब्स एज वेल, जो इन डील मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. जैसे FDD हो गया. FDD इज योर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस मतलब चेकिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी की वो सही बोल रही है या नहीं बोल रही है. वो अब ये बिग 4 FDD बहुत ज्यादा करती है. तो आप एज एन FDD एनालिस्ट, यू आर गोइंग टू चेक द फाइनेंशियल्स, यू आर गोइंग टू सी की projections do they make sense or not, earnings हो तो रही है बट क्या वो कैश फ्लो बैक्ड है या नहीं है, accruals कितने हैं, ये सब FDD में देखते हो. valuations as the name suggests, आप वैल्यू करते हो एक कंपनी को. so these are then this corporate finance is कंपनी के अंदर उसका ट्रेजरी डिपार्टमेंट देख रहा है. so बहुत मतलब one can keep make an entire podcast on कितने रोल्स है, but there are a lot of roles. so yeah, that is what I would say. many roles available. CA में I'll try to simplify. जितने सब्जेक्ट है वो रोज तुम्हारे पास अवेलेबल है. जैसे CA फाइनल में तुम पढ़ रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट इंड AS स्टैंडर्ड्स. तो उसमें तुम इंड AS कंप्लायंस, अगर किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम इंड AS
अडॉप्ट करना है तो फिर वो कन्वर्जन कैसे होगा फ्रॉम एएस टू इंड तो दैट रोल्स आर देयर, ठीक है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तुम एफपीएनए जो एसीसीए में था, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, वो रोल भी ओपन अप होता है, ठीक है। देन देयर इज जो तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट होता है एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एज द नेम सजेस्ट तुमको फाइनेंस में रोल मिलेंगे। अब फाइनेंस में जो सीएफए वाले रोल्स है वो सीए को तब मिलते हैं जब तुम्हारी आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छी जगह से की हो। जैसे तुमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मान लो ऐसी जगह से की जहां तुमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का थोड़ा सा प्रोफाइल मिल गया था, देन दोज प्रोफाइल्स ओपन अप। वरना फाइनेंस में ज्यादातर जो मैंने देखा है दैट इज क्रेडिट एनालिसिस, जो लोग को मिलता है, ठीक है, बैंक्स वगैरह में जो उनको ऑफर होता है। उसके बाद द थर्ड इज ऑडिट। ऑडिट में फोरेंसिक ऑडिट होता है, स्टैट ऑडिट हो गया, इंटर्न ऑडिट हो गया, दीज रोल्स ओपन अप फॉर यू इन ऑडिट। उसके बाद जो तुम्हारा फोर्थ सब्जेक्ट है दैट इज डीटी, डायरेक्ट टैक्सेशन। तो वहां जो भी तुमको डायरेक्ट टैक्स की कंप्लायंस है कंपनीज को वो, या फिर अगर तुम मान लो किसी ऑडिट फर्म में हो तो जो तुम्हारे क्लाइंट के जो भी कंप्लायंस है वो तुमको देखने पड़ेंगे। एंड द फिफ्थ रोल इज जीएसटी। तो उसमें भी सेम जैसे टैक्सेशन के कंप्लायंस होते हैं वैसे जीएसटी कंप्लायंस होते हैं। तो दैट इज द फिफ्थ रोल विच ओपन अप। तो मेरे ख्याल से ये 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे जो भी तुम्हारा फोटे है, जो तुमको पसंद है, अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द रूल्स। एंड इट लॉट डिपेंड्स ऑन तुम्हारी आर्टिकलशिप कहाँ से हुई है, बिकॉज आर्टिकलशिप अगर अच्छी जगह से करोगे तो फिर जो तुमने आर्टिकलशिप में रोल परफॉर्म किया उसके बेसिस पे कंपनीज डू कंसिडर कि तुमको हम इस प्रोफाइल में ले सकते हैं करके। तुम तीनों टीचिंग कितने साल से कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ फ्रॉम 2017 एज सून एज आई पास्ड आउट, उसके बाद से मैंने शुरू किया टिल तो 8 साल। -1 month. 1 month. -1 month. -1 month. My launch is in 1 month. ना. अच्छा तेरा लॉन्च नहीं हुआ अब तक? बीबीसी ने लॉन्च नहीं किया तेरे को? अरे कर रहे हैं करेंगे कर दो, अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट कर तो रहा हूँ, -1 month। -1 month. So I started teaching in December 2021 after starting ACCA, and it is 3.5 years now. Wow. अच्छा मेरा एक सवाल है, वैसे मैं पूछूं, विशाल सर अपने सीए भी कर रखा है, एसीसीए भी कर रखा है, तो एसीसीए का टीचिंग क्यों? व्हाई नॉट सीए का टीचिंग, व्हाई एसीसीए का टीचिंग? So when I started teaching, तो माइंड में था हमेशा कि सीए का ही पढ़ाना है। इट वाज नॉट कि एसीसीए पढ़ाना है। तो जब सीए का पढ़ाने के लिए पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो आई केम अक्रॉस सीए का करिकुलम, एसीसीए का करिकुलम। अब उसमें एसीसी का एफआर का जो करिकुलम देखा ना, उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, एंड दैट्स व्हाट वाज फैसिनेटेड मी टुवर्ड्स एसीसीए। एक उसमें क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, बोलता है इंटरप्रिटेशन। अब उस इंटरप्रिटेशन में क्या बोलता है कि दो कंपनी का एफएस दे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया, बोला कि दोनों कंपनी को एनालाइज करो और बताओ कि कौन सा कंपनी बेहतर है। या फिर एक कंपनी का एफएस दे दिया है और उसी कंपनी का से लेट सपोज इन्फोसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया है और बोला ये आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर का एवरेजेस दे दिया, रेशियोज दे दिया है, बोला देखो ये कंपनी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। जैसे फिर क्या हो गया, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनी है, ये इस साल एक सब्सिडरी को अक्वायर किया है, बोला ये सब्सिडरी को अक्वायर करने के पहले मेरा रिजल्ट्स ऐसा था, परफॉर्मेंस ऐसा था, अक्वायर करने के बाद मेरा परफॉर्मेंस ऐसा हो गया, तो ये सब्सिडरी को अक्वायर करना वाज ए गुड डिसीजन और बैड डिसीजन। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब लाइक जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या हम लोग बस बना रहे बैलेंस शीट क्या हो रहा है, यहाँ पे बना बैलेंस शीट को बना के उसको एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन इज व्हाट फैसिनेटेड मी टुवर्ड्स इट। एक्चुअली पता है सीए में आते तो एफआर ही पढ़ाते ना आप, अगर आते तो हाँ, so तो पढ़ाते उसमें हो? पढ़ाते हैं पढ़ाते already. हैं। So, पढ़ाते हैं। हाँ, सो ओह। जस्ट आई विल ऐड पॉइंट टू इट कि मैं जब स्टार्ट किया था तो आई थॉट टू स्टार्ट विद सीए, बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया एसीसीए में, तो इट वाज बैक ऑफ द माइंड प्लान था इसी से पढ़ाना है, सीए पढ़ाना है, सीए पढ़ाना है, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। सो लास्ट ईयर आई स्टार्टेड सीए फाइनल टीचिंग, ओह ओके, एंड इन दिस मार्च आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल फॉर सीए, ओह नाइस। तो आप एफआर भी पढ़ाते हो सीए फाइनल एफआर। कंपटीशन और आप भी एफआर पढ़ाते हो सेम एंटिटी में? सेम एंटिटी नहीं, ये नहीं। इंडिविजुअली पढ़ाते। ओके मैं बीबी सर यार, मैं हूं ना यार सर। आप पढ़ा रहे हो ना, इसी से पढ़ाओ ना यार सर। गुड। तो अभी तुम तीनों टीचिंग में हो, तो लेट्स डू वन इंटरेस्टिंग थिंग। वील स्टार्ट विद अर्जुन and Vishal then Akash in order of experience. I love how we're able to start. तुम तीनों का फेवरेट टॉपिक एक लो तुम्हारे टीचिंग में, तुम्हारे सब्जेक्ट में, एंड एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करो कि इवन नॉन फाइनेंस या नॉन सीए एसीसीए सीएफए स्टूडेंट को भी समझ आना चाहिए। कोई भी एक टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद अर्जुन। चलो ठीक है। I really like portfolio. Portfolio is very interesting. So I will explain portfolio. I'll explain diversification. जो सारे बड़े टर्म्स हैं. I'll try to make it a little easy. I'll try to link it to what is sort of happening. तो let's say तो for ऐसा करते हैं, example, अपन सिनेरियो करते हैं। तो हम तीनों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यू आर द टीचर। अगर हमको डाउट रहा तो हम बीच में पूछेंगे। हाँ, ठीक यू है। हैव टू टीच अस। Done. ठीक है।
परफेक्ट. तो we'll start with a very practical example. ठीक है. तो कुशल, you really like clubbing. ठीक है. So you will go for clubbing every day. You like going for clubbing every day. You want to go to Dragonfly. ठीक है. मैं लास्ट टाइम बॉम्बे में आया था. I went to Dragonfly. I really liked it. So we're going to talk about Dragonfly. कौन लेकर गया ड्रैगन फ्लाई? हाँ? मेरे दोस्त हैं. ठीक है. दोस्त हाँ. Unfortunately not what you're thinking. ठीक है ठीक है. ठीक है. So okay. So you go for clubbing. अभी आप क्लबिंग के लिए गए हो. ठीक है. क्लबिंग हो गई, 1:30 बज गए सुबह के. नाउ यू हैव टू गो बैक होम. अब मुझे एक चीज बताओ, वहां पे आप भी हो, 1000 लोग भी हैं, करेक्ट? नाउ हाउ आर यू गोइंग टू गो बैक होम? यू गोइंग टू बुक अ कैब, assuming you don't नहीं, मैं तो चल के जाता हूँ. आई हाँ? लव वॉकिंग सर. हाँ? मैं तो चल के ही जाऊंगा. नहीं आप नहीं चल के जाओगे. ठीक है. मैं चल के जाऊंगा. आप बहुत दूर रहते हो. हाँ, बहुत ज्यादा दूर है. तो मैं ट्रेन से जाऊंगा और नियरेस्ट स्टेशन से वॉक हाँ? करके जाऊंगा. 1:30 बजे कौन सी ट्रेन चलती है? वो तो वहीं सो जाएगा बॉम्बे- क्योंकि फेयर. सुबह जाएंगे. ठीक है. ठीक है. So you will book a cab. So practically you tell me, will you be booking Uber और will you be having, उस टाइम पे Uber भी बुक करोगे, Ola भी बुक करोगे, Rapido भी बुक करोगे, जब Blue Smart होता था Blue Smart भी बुक करोगे. You will practically book all the apps. मैं कैब तो से. ऊबर ही करता हूँ सिर्फ, बट ठीक है. हाँ, so I'll tell you how it works in Delhi because Delhi people tend to be a little smarter. कि मैं नहीं सहता भाई. मतलब ये मैं- पूरा मुंबई के लोग स्मार्ट नहीं है. अरे भाई हाँ. हाँ, एक सेकंड भाई. बैंगलोर भी भाई. मुंबई के लोग स्मार्ट नहीं है. भाई साहब ठीक So, है. कमेंट सेक्शन में बता देना इन लोगों को, मुंबई वाली पब्लिक. So ठीक है. So what many people, at least what my friends do is they book multiple cabs. Why do they book multiple cabs? is कोई ना कोई ड्राइवर हमेशा बुक करके कैंसिल करता है. बुक कर लेते मल्टीपल कैब्स. बुक कर दे, मतलब यू पुट द ऐप, मतलब आप कर लेते हो बुकिंग भाई के लिए कर लेते हो. कैंसिलेशन चार्ज 50 हाँ. रुपया. नहीं होता, दिल्ली में नहीं लगता. ठीक है. इसलिए मैं रहता हूँ दिल्ली में. रीजन है. तो ठीक है. सो द रीजन व्हाई पीपल डू इट इज सो दैट अगर एक बंदा कैंसिल कर ले, बिकॉज सुबह आप 1:30 बजे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग बुक करेंगे. सो मल्टीपल एरियाज. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज अ पोर्टफोलियो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टॉक, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है. ठीक है. आपका अभी ऑब्जेक्टिव क्या है इन लाइफ वेयर योर करंट सिचुएशन इज कंसिडर्ड? यू आर एट द क्लब, योर ऑब्जेक्टिव इज टू रीच होम. That is your objective. Now let's link it to how things happen practically. हर बंदे के कुछ objectives होते हैं लाइफ. ठीक है. अगर say for instance मेरा ये objective है कि मुझे say for instance साउथ बॉम्बे में एक विला खरीदना है आफ्टर 5 years. So उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे. So accordingly I'll be like, okay, अगर मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए आफ्टर 5 years, so what do I have to do today? तो मुझे कुछ तो पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. उस पैसों को इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न मिलेगा. करेक्ट. अब वो पैसों को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं सारे के सारे पैसे इंडसइंड के शेयर्स पे डाल दूं, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इंडसइंड के शेयर्स हैं उस पे इतना रिटर्न आ जाएगा कि मेरे 10 करोड़ रुपए बन जाएंगे आफ्टर 5 years. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है. और मेरे पास एग्जाम्पल, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है टू इन्वेस्ट टुडे, तो उसमें से मैं 10 लाख शेयर्स में डाल दूं. उस शेयर्स में भी मैं डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में डालूं. 10 लाख का मैं एफडी कर दूं. ठीक है. 50 लाख का मैं कोई लैंड खरीद लूं. थोड़ा मैं क्रिप्टो करेंसी में डाल दूं. इसका ये व्हाई डू पीपल डू दिस? पीपल डू दिस कि अगर उनकी कोई कैब कैंसिल हो गई, सो देयर इज अनदर कैब टू बुक. सिमिलरली अगर आपने इंडसइंड के शेयर में सारे पैसे डाले एंड कल को इंडसइंड का दिवालिया निकल गया, से फॉर इंस्टेंस अभी इंडसइंड में जो इशू आया था, जो डेरिवेटिव अकाउंटिंग का फ्लॉ था, एकदम से शेयर टैंक कर गए, तो आपके सारे के सारे पैसे चले गए. सो यूर फ्रॉम 1 करोड़ यू आर एक्सपेक्टिंग 5 करोड़, बट यू आर टोटली डाउन. करेक्ट. हाउएवर अगर आपने मल्टीपल जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, सो क्या होगा? इंडसइंड के शेयर्स डाउन जाएंगे, सो यू विल लूज दैट 5,000 और द 10,000 ऑफ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दैट यू मेड. हाउएवर जो बाकी का आपका सारा पैसा है वो प्रोटेक्टेड है. रिटर्न आपको अभी भी उतना मिल रहा है बिकॉज बाकी एसेट्स पे आपको रिटर्न मिलेगा. बाकी एसेट्स आपके ओवर परफॉर्म करेंगे. इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली मीन्स कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ योर मनी एट वन प्लेस, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो. डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट जगह डाल रहे हो. अब बात होती है डिफरेंट जगह क्या होती है. ये डिफरेंट जगह आपकी एसेट क्लासेस होती है. नाउ व्हाट आर एसेट क्लासेस? बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं है. आकाश सर, एसेट्स आर बेस, अच्छा आप तो स्टूडेंट हो ना. आकाश सर, एसेट क्या होता है? एसेट नहीं पता सर मेरे नहीं, पास. मैं बताता हूँ ना, मैं हूं ना. नहीं So asset is anything which provides any sort of benefit in the future is an asset. ठीक है. तो अगर आपके जो भी, जहां पे भी आप पैसे डालोगे, अगर उससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेंगे, वो आपका एसेट होगा. तो वो एसेट आपका कुछ भी हो सकता है. वो आपके शेयर्स भी हो सकते हैं,
आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, आपकी लैंड भी हो सकती है, आप मोनालिसा में इन्वेस्ट करो, मोनालिसा खरीद ली, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में पैसे डालते हैं सो दैट हमारा जो ओवरऑल पैसे 1 करोड़ जो हम डाल रहे हैं वो डिफरेंट जगह चले जाए। इसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लेसेस वेयर यू पुट योर मनी। एक जगह आप डालते हो, इट इज अ सिक्योरिटी, मल्टीपल जगह आप डालते हो, इट इज अ पोर्टफोलियो। इससे आपका क्या होता है? आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। रिस्क कैसे रिड्यूस? बस बस समझ गया सर, समझ गया? बस हो गया, ठीक है। समझ गया। मेक सेंस। एकदम समझ गए सर समझ गया, पूरा हो गया ना मैं 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ड्रिल हो जाएगा। रुका है वो मेरा अभी पढ़ना चालू करने वाला हूँ, मैं पूरा ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओवर टू यू विशाल सर। यस। ओके, सो मैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर उसके बाद अपना टीचिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, लेट सपोज एक कंपनी है, उसने दूसरे कंपनी का 7% शेयर्स खरीदा। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर 50% से ऊपर शेयर्स खरीदते हैं तो कंट्रोल आ गया। कंट्रोल का मतलब होता है कि उस सामने वाले कंपनी का मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मतलब उसके असेट्स को, नेट असेट जो भी है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या मैनेज करना है, वो पूरा डिसीजन मैं लूंगा। अब जो बोलता कंट्रोल मेरे पास आ गया, तो जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा अपना, तो उसमें उसके सारे असेट्स, सारे लाइबिलिटीज, मेरे असेट्स मेरे लाइबिलिटीज। लेकिन अब उस असेट्स को मैनेज करने के बाद जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 60% ही मैं लूंगा, उसका 100% नहीं लूंगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, मेरा ओनरशिप कितना, 60% का, मेरा कंट्रोल पूरा है। तो कंट्रोल का आंसर होता है यस या नो में, लेकिन ओनरशिप का आंसर होता है परसेंटेजेस में। लेकिन अब बच्चे यहाँ पे समझते नहीं कि ये सर कंट्रोल और ओनरशिप अलग कैसे, वो तो एक ही चीज है ना। तो मैं बोलता हूँ, देख बात समझ, शादी में जब जाता है तो वहां पे एक फूफा जी होते हैं। अब फूफा जी क्या करते हैं, वो पैसा का थैली लेके रखते हैं। पंडित जी बोला भाई यहाँ पे दक्षिणा दीजिए, 10 रुपया, 10 रुपये दक्षिणा डाले। तो थैली में जितना पैसा है उसका डिसीजन कौन ले रहे हैं? फूफा जी ले रहे हैं। लेकिन क्या फूफा जी उस पैसा का ओनर है? नहीं, वो ओनर नहीं है। ओनर कौन है? जिसका शादी है उसके पापा उसके ओनर है, राइट। तो डिसीजन मेकिंग इज विद दैट पर्सन बट ही इज नॉट द ओनर। सो यहाँ पे फर्क होता है ओनरशिप और कंट्रोल में, ये फर्क होता है यहाँ पे। Got it. तो फूफा जी तू था क्या? मैं फूफा जी का, मेरे को पैसे दे दो। फूफा जी फूफा जी अगर आप देख रहे हो तो डिसलाइक मत करना। चलो अब मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स का अपन समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। जैसे मेरी वाइफ है ना, बड़ा शॉपिंग वगैरह करती है, तो उसका एक फेवरेट काम है, रोज जाके अपन विंडो शॉपिंग कैसे फिजिकली करते हैं, वो ऑनलाइन विंडो शॉपिंग करती है। तो रोज मिंत्रा पे जाएगी, कुछ ड्रेसेस देखेगी, ठीक है। अब उसकी विंडो शॉपिंग थोड़ी नेक्स्ट लेवल की है, वहां देख के खुश नहीं होगी, ऑर्डर कर लेगी, ठीक है। अब मिंत्रा तुमको देता है 30 डे रिटर्न पॉलिसी, पहनो, नहीं पसंद है रिटर्न कर दो। जैसा आप कभी कभी अपन ऐसा करते हैं, मंगा लिया, शादी थी, शादी में पहन लिया और फिर नहीं पसंद है रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो शी हैज अ हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग क्लोथ्स, कुछ रखती है, कुछ रिटर्न कर देती है। नाउ मिंत्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का ट्राई करते हैं। मिंत्रा ने सेल कब किया? मान लो 1 अगस्त को सेल किया, ठीक है। 30 डे का रिटर्न पॉलिसी मतलब 30th अगस्त तक शी कैन रिटर्न। मिंत्रा सेल्स कब बुक करेगा? दैट इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। तुम्हारे हिसाब से मिंत्रा को सेल्स कब बुक करना चाहिए? जो मेरी वाइफ को उसने सामान भेज दिया, पेमेंट हमने कर दिया है, सामान हमको आ चुका है, बट रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है, 30 डेज का। तो शुड मिंत्रा बुक द सेल्स ऑन 1 अगस्त या फिर 30th अगस्त? 1 अगस्त आई थिंक। वाई? तुम लोग बताओ। लेकिन मेरी वाइफ तो रिटर्न कर देगी ना, तो वो उसको वापस सेल्स रिटर्न बुक करना पड़ेगा। बट पेमेंट तो आ गया ना। पेमेंट आ गया, सेल और बट पेमेंट भी आ गया अकाउंट प्लस वर्क करता सेल। अक्रूवल बेसिस पे, हाँ, बट सेल भी तो हो गया, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। ठीक वो है। रिटर्न पॉलिसी तो ठीक है, वो सेल्स रिटर्न्स में मैं अकाउंट फॉर कर दूंगा जब सेल्स रिटर्न होगा। अभी के प्रॉब्लम लिए ये है, तो मान लो ये मैं काम कर ईयर दूंगा। एंड पे हो रहा है, तो कंपनी अपने फाइनेंशियल इन्फ्लेट कर सकती है। ऐसे मैं Correct. कुशल को फेक सेल्स कर दूंगा, बाद में हम्म। अगले साल रिटर्न ले लूंगा। हम्म। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, ओह, फर्स्ट को बुक करने ओके। के लिए। अच्छा सर, आप बताओ कब बुक करना चाहिए? मेरे हिसाब से कि पास्ट का प्रायोरिटीज देखना ये चाहिए। पढ़ाते हैं, इनको नहीं पूछा गया। इनको पता है, चिढ़ेंगे बस। आप बताओ सर, कब बुक करना चाहिए? 30th को करना चाहिए, मतलब सो रेवेन्यू जितना मुझे याद है, रेवेन्यू उतना ही बुक होना चाहिए टू द एक्सटेंट दैट इट विल नॉट बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर। ठीक है, आप 30th को बुक करना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे तो फिर मिंत्रा बोलेगी यार मैंने को सेल तो आज कर दिया, सामान मैंने भेज दिया, पैसा मुझे आ गया, आप मेरा रेवेन्यू बुकिंग डिले करवा रहे हो 30th को बुक करवा के, अक्रूवल बेस, बट हाँ, मेक सेंस। ठीक है। Make sense. प्रॉब्लम समझा? हाँ। कुशल ने बोला फर्स्ट ठीक को, है। इसने बोला 30th को। हम्म। नाउ स्टैंडर्ड एकदम सिंपल सी बात करता है, अगर तुम एएस फॉलो कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीए इंटर में एएस बोलता है 30th को बुक करने का, प्रोबेबल नहीं है, रेवेन्यू रिवर्स हो सकता है, अभी मत बुक करो। बट इंडेस लगाता है दिमाग, इंडेस बोलता है भाई तुम धंधा आज कर रहे हो क्या? नहीं, पहले से कर रहे हो, इतने साल से कर रहे हो, ये कस्टमर को जानते नहीं होगा तुम, मृणाली मेरी वाइफ का नाम है, तो मृणाली कंदोई कितना सामान मंगाती है, कितना रिटर्न करती है,
डेटा होगा तुम्हारे पास, हिस्ट्री होगी, तो तुम प्रोबेबिलिटी देखो, पास्ट एक्सपीरियंस देखो इस कस्टमर का कि ये कस्टमर नॉर्मली जब मंगाता है तो कितना रिटर्न करता है। तो मान लो एवरेज है कि वो 10 में से 2 प्रोडक्ट रिटर्न करता है, 8 तो रख ही लेता है, तो 8 का रेवेन्यू आज बुक कर लो, वो 2 का तुम 30 दिन के बाद बुक करो। अब ये अंदाजा लगाने में बहुत एस्टिमेट लगता है। सो जितना बोलने में फैसिनेटिंग है उतना इजी है नहीं है, बट इंडिया से ये बोलता था कि तुम अंदाजा लगाओ। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अपन जोमेटो से खाना मंगाते हैं, ठीक है, तो तुमने जोमेटो से एक मान लो तुमने पाव भाजी मंगा ली, तुमने बर्गर मंगा ली और तुमने ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस मंगा ली, पानी आ गया मुंह में। एनीवेज, तो इसका बिल हुआ जोमेटो पे 1000 रुपीज, ठीक है, तुमने किसको पे किया, जोमेटो को पे किया कि इसको होटल को पे किया? पेमेंट जब करते हो तो अपन जोमेटो के पोर्टल पे पे करते हैं, तो पैसा पहले जोमेटो को जाता है, ठीक है। इसमें जोमेटो जब रेवेन्यू बुक करेगा, जब सेल्स बुक करेगा, तो क्या जोमेटो को 1000 का सेल्स बुक करना चाहिए? नहीं बुक करना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि भले ही जोमेटो को हमने पेमेंट किया है, बट जोमेटो इज द मीडिएटर। GMV हो गया ना 1000। हाँ, GMV बराबर क्या होता है फुल फॉर्म सर? Gross Gross merchandise merchandise value। value। थैंक यू बताने के लिए, मेरे को नहीं पता था। तो ये 1000 जोमेटो का रेवेन्यू नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जोमेटो तो मीडिएटर है, उसको उससे बीच का कमीशन मिलता है, हमसे भी वो कुछ प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है आजकल, डिलीवरी फीस चार्ज करता है, वैसे रेस्टोरेंट से भी वो 15% कमीशन चार्ज करेगा। तो जोमेटो शुड नॉट बुक द रेवेन्यू ऑफ होल 1000, ही शुड ओनली बुक द रेवेन्यू जो उसका कमीशन वाला मार्जिन है, क्योंकि बाकी पैसा उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो ये सब जो चीजें, व्हेन यू लिंक इट विद रियल वर्ल्ड, क्योंकि ये सब एप्स हम आज के समय यूज करते हैं, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गया, नाइका तो हम यूज नहीं करते बट स्टिल, और उसके अलावा ये जोमेटो हो गया, बुक माई शो हो गया, बुक माई शो का भी सेम मीडिएटर है। सो व्हेन यू लिंक इट विद दैट, तुमको सब कुछ समझ में आ जाता है, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, सेल्स कब बुक करना है, एक्सपेंस कब बुक करना है, तो ऐसा अपन लिंक कर सकते हैं। तो जोमेटो के केस में फिर ये रेवेन्यू वो सिर्फ कमीशन का रिकॉर्ड करने चाहिए। जोमेटो रेवेन्यू से कमीशन का रिकॉर्ड करेगा, भले ही पैसा उसको पूरा मिला है, बट उसको आगे पैसा देना भी तो है। सेम विद Amazon एंड फ्लिपकार्ट, Same with Amazon। मार्केट प्लेसेस मॉडल Yes, है वो। जितने भी मार्केट प्लेस मॉडल है, बट Amazon में कुछ कुछ ऐसा भी होता है जिसमें Amazon itself is the manufacturer, आप देखते रहोगे, रिटेल करके हाँ, जो है जिसमें right। Amazon का स्टेक है, जिसमें Amazon का हाँ। स्टेक है, प्लस कुछ कुछ Amazon Amazon के खुद के ब्रांड्स खुद के ब्रांड्स भी है, तो हाँ। उसमें फिर वो जो inventory Amazon ही model पूरा आप पूरा पे follow revenue करता है। करेगा। Yes, गॉट इट, समझ आ गया यार, ये तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना? समझ गया सर, Enroll now। +1 मजा आ गया यार, Please। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी fascinating conversation. Last piece of advice which you want to give to all the students who are watching this, how can they stay motivated while studying all these 3 courses? सी मैं ये बोलूँगा कि जो भी कोर्स लो, व्हाई शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि अगर व्हाई क्लियर नहीं है ना, तो चाहे कोई भी कोर्स हो, चाहे सीए हो, एसीसी हो, सीएफए हो, डजंट मैटर एनीथिंग। अगर व्हाई क्लियर है ना, तो कोई भी कोर्स उठाया हो वो मायने रखता है। व्हाई क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल। Yeah, very very good. I'll just repeat the question. So, how to stay motivated? In less than a minute, we have to answer. So, how to stay motivated? इन लेस देन अ मिनट क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली ऐसे ब्रैकेट में डाल के बोला है तुझे, ठीक है? मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट पॉडकास्ट एवर। हाउ एक सेकंड पहले आप आंसर सोचना पड़ेगा, 1 मिनट पे कैसे अच्छा, मैं synthesize करूँ answer करूंगा तब तक? प्लीज। नहीं नहीं, अरे दे दो, नहीं, नहीं, 2 करना मिनट 3 मिनट दे दो, मजाक कर रहा हूँ। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, वेयर CFA is considered, always remember for level 1 and level 2 it's an objective paper। आप CA करोगे, आप ACCA करोगे, आपको कभी भी फुल ऑब्जेक्टिव पेपर्स नहीं मिलेंगे, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, conceptual clarity अगर आपकी है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स को कर लोगे। There's 40 to 45% पास रेट होता है लेवल 1 का, 45 to 50% होता है लेवल 2 का, ग्लोबल एवरेजेस है, ठीक है। इंडियंस वैसे भी ज्यादा पढ़ते हैं, तो इट इज एनी विच वेज स्क्यूड, तो अगर आप इंडियन हो तो वैसे भी आज ज्यादा चांसेस है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, यू विल गेट इनटू द टॉप ब्रैकेट, आराम से हो जाएगा, स्कोर भी अच्छा आ जाएगा, इतना ज्यादा सोचो ना, बट पढ़ लेना। टू स्टूडेंट्स मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ट्राई टू बिल्ड अ डिसिप्लिन रूटीन। होता क्या है, लोग है ना सोचते हैं मोटिवेशन से पढ़ेंगे, भाई मोटिवेशन से आज तक ना काम हुआ है ना कभी जिंदगी में होगा। वो सिर्फ 7 दिन में 1 दिन होता है मोटिवेशन, कि आज बहुत मोटिवेशन है, आज तो मैं 12 घंटा पढ़ूंगा। तो मोटिवेशन मत बिल्ड करने का देखो, डिसिप्लिन बिल्ड करने का देखो। मैं बहुत बार बोलता हूँ, ठीक है, डिसिप्लिन विद कंसिस्टेंसी इज अ डेडली कॉम्बो, ठीक है। अब डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होएगा? डिसिप्लिन का सिंपल मतलब है, मन है या नहीं है, तुमको पढ़ना है मतलब पढ़ना है, जो तुम्हारा रूटीन है वो तुमको फॉलो करना है। सो आई फील यू शुड ट्राई टू बिल्ड अ डिसिप्लिन रूटीन, और है ना बहुत सारी मेहनत करो, बिकॉज आज के समय पे लोग को ऐसा लगता रहेगा कंपटीशन बहुत है, ठीक है, कि यार इतने सारे लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब एक कोर्स कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, इतने रिसोर्स अवेलेबल है। मैं बताऊं आज के टाइम पे कंपटीशन सबसे कम है। वाई? ये चेंज का डब्बा,
ठीक है, इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब तूने भी सीए की पढ़ाई की होगी कुशल, यू माइट नो कि इतने हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे इससे, आज बहुत है। सो आई फील आज के समय कंपटीशन इज वे टू लेस। ठीक है, जब तुम ये चीज रियलाइज कर लोगे ना, तो इसमें ऑलरेडी 100 में से 50 लोग तो बाहर हो गए, क्योंकि मेहनत 50 लोग ही कर पाएंगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर वो 50 लोग सिर्फ डिसिप्लिन रूटीन बिल्ड करने पे फोकस करें, डिसिप्लिन का मतलब अगेन बोलूंगा, जो आपने रूटीन बनाया बस उसको फॉलो करना है, इररिस्पेक्टिव आपका मन क्या कह रहा है। ठीक है, बस अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपका काम हो जाएगा। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, मैं एक चीज और कहूंगा, ये मेंटालिटी काफी स्ट्रांग बिल्ड करो। ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, ट्राई टू बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट। आधे लोग है ना यहां से फेल होते हैं, एग्जाम में जाके तो बाद में फेल होते हैं, वो यहां से फेल होते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सो आई फील ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैं कर पाऊंगा। पहले अपने आप को यहां से बिल्ड करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। आई फील और यहाँ से बिल्ड कैसे कर सकते हैं? यहां से बिल्ड करने का सिंपल एक ही तरीका है, अपने आप को बार बार एक चीज कहते रहो कि इफ एनीवन इन दिस वर्ल्ड कैन, देन मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेइंग अराउंड पॉजिटिव पीपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो बोलते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, वो बहुत ट्रू है भाई। तुम जैसे मेरे सोसाइटी में है ना, मतलब मान लो 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी, टोटल 27 फ्लैट्स थे, उसमें से 15 सीए थे। ठीक है, तो अब जब तुम देख ही वो चीज रहे हो तो तुम भी वही चीज करोगे ना। और सबके सब, कोई जॉब नहीं कर रहा है, कोई फर्म खोल के बैठा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई खुद का बिजनेस कर रहा है। तो व्हेन यू सी ऑल दिस अराउंड योरसेल्फ, ठीक है, तो तुम करोगे वो चीज। तो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। अगर कोई नेगेटिव है, प्लीज दूर जाओ उससे। वाओ, सो ट्रू एंड वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इंस्पायरिंग। मेरे को गूज़बम्स आ गए ये सुन के, और मैं भी तेरे जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रहना यार, चाहता हूँ, ताकि कुशल इज माय वेरी गुड फ्रेंड, हमको मैं- बहुत अच्छा लगता है कुशल से मिलकर। मैं भी ग्रो कर सकूँ लाइफ अरे में। भाई। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर डूइंग दिस, बहुत मजा आ गया। एंड स्पेशल थैंक्स टू विशाल एंड अर्जुन फॉर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली एंड बैंगलोर। यार ये तो 2:30 बजे से उठ गया है आज सुबह एंड इतना आया, और थैंक यू सो मच। एंड सॉरी अगर मैंने तेरी ज्यादा टांग खींच ली होगी, बट इट वाज वेरी इंसाइटफुल, बहुत मजा आया। एंड आई मीन आई एम एक्सट्रीमली श्योर कि बहुत ज्यादा वैल्यू एडिटिव होगा, एंड आई होप यू गाइज हैड एन अमेजिंग टाइम टू। या थैंक यू Thank कुशल you. फॉर द Loved- इनविटेशन। yeah, loved every minute of it. मतलब मुझे लगता है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर्स यार। अगर तुम मानो ना मानो, ही इज डूइंग रियली वेरी गुड इन हिज फील्ड। और जैसे ना तुम सेलिब्रिटीज को देखते हो ना, तो जब भी कपिल शर्मा शो में जाते हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि है ना, हमारा सपना था कि हम कपिल शर्मा शो में आए। तो नॉट इवन किडिंग, फॉर अस, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, सीए की कम्युनिटी, फाइनेंस वाली कम्युनिटी, फॉर अस इट इज अ वेरी बिग थिंग टू राइट। बी फीचर्ड ऑन अ पॉडकास्ट। और मैं तो 2 बार आ चुका हूँ। ठीक है, तो थैंक यू कुशल फॉर दैट। No, generally, this was actually the motivation for me to also sort of do all the drilling where the numbers was considered, because I was like, okay, this is that one of those milestones which I've reached in my life. Okay, this I can't mess up, because this will always stay a milestone which I'll remember. थैंक यू सो मच यार। मींस पहले बोल देता तो मैं टांग नहीं खींचता। ये तो अच्छा लड़का निकला। सो मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था कि कुशल के पॉडकास्ट में आना मिले कभी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत मजा आ गया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Thank you so much. थैंक्स, ऑसम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.